हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वैंक्शन रिबन लव एफएफ। अगर आपको बीएल रोमांस, इमोशनल लव स्टोरीज और अनफॉरगेटेबल हैप्पी एंडिंग्स पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। आज हम लेकर आए हैं एक नई कहानी, द माफिया किंग्स ऑब्सेशन। क्या होगा जब एशिया का सबसे पावरफुल माफिया किंग अपने सबसे बड़े राज को बचाने के लिए एक मासूम लड़के को अपनी दुनिया में ले आएगा। एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी की कीमत जान होती है, जहां हर फैसला जिंदगी और मौत के बीच होता है और जहां प्यार सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। ये सिर्फ एक माफिया स्टोरी नहीं, ये दो दिलों की कहानी है। एक ऐसा सफर जहां नफरत धीरे धीरे भरोसे में बदलेगी, भरोसा प्यार में, और प्यार एक ऐसी ताकत बनेगा जो पूरी माफिया दुनिया को हिला देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, द माफिया किंग्स ऑब्सेशन। शंघाई की रात हमेशा की तरह रोशनी से जगमगा रही थी, लेकिन उस रोशनी के पीछे एक अंधेरी दुनिया भी बसती थी। एक ऐसी दुनिया जहां कानून से ज्यादा ताकत बंदूक और वफादारी की होती थी। उस दुनिया का सिर्फ एक ही बादशाह था, वागजी। दुनिया के लिए वो लैंड ग्रुप का यंग बिलियनेयर सीईओ था, लेकिन अंडरवर्ल्ड उससे सिर्फ एक नाम से जानता था, द माफिया किंग। उसका नाम सुनते हाई बेड से बड़ा माफिया लीडर भी अपनी आवाज नीचे कर लेता था। आज सिटी के सबसे लक्जरी 7 स्टार होटल में एशिया की सबसे सीक्रेट माफिया मीटिंग होने वाली थी। होटल के बाहर एक के बाद एक ब्लैक लक्जरी कार्स रुकने लगी। ब्लैक सूट पहने बॉडीगार्ड्स ने पूरा एंट्रेंस घेर लिया। बीच वाली कार का दूर धीरे से खुला। ब्लैक 3 पीस सूट पहने वागजी बाहर उतरा। उसके चेहरे पर वही हमेशा वाली शांति थी, ना गुस्सा ना मुस्कान, बस ठंडी आंखें। वो बिना किसी की तरफ देखे होटल के अंदर चला गया। हर एम्प्लॉय ने सिर झुकाकर उसका स्वागत किया। दूसरी तरफ इसी होटल के ग्रैंड बॉलरूम में एक चैरिटी आर्ट एग्जीबिशन अभी खत्म हुई थी। लोग धीरे धीरे बाहर जा रहे थे। उन्हीं लोगों के बीच एक लड़का सबसे अलग नजर आ रहा था। व्हाइट शर्ट, ब्लैक ट्राउजर्स, हाथ में कैमरा और चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान जैसे उससे दुनिया की किसी बात की फिक्र ही ना हो। ये था बीइंग। उसने आज चैरिटी इवेंट की सारी फोटोग्राफी की थी। काम खत्म होते ही वो अपना कैमरा संभलते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ा। फोन पर अपने दोस्त से बात करते करते उसने बिना देखे वीआईपी एलिवेटर का बटन दबा दिया। लिफ्ट सीधा टॉप फ्लोर की तरफ चल पड़ी। कुछ ही सेकंड्स बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला। बीइंग बाहर निकला ही था कि उसके कदम वहीं रुक गए। पूरा फ्लोर अजीब तरह से खामोश था। ब्लैक सूट्स में खड़े कई आदमी, हर किसी के कान में कम्युनिकेशन डिवाइस, और सबकी नजर एक ही आदमी पर थी, वागजी। उसी पाल होटल की सारी लाइट्स एक सेकंड के लिए ब्लिंक हुई और अगले ही पाल धड़ एक जोर का ब्लास्ट हुआ। ग्लास की दीवारें टूट गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। राइवल माफिया गैंग ने होटल पर हमला कर दिया था। गोलियों की आवाज पूरे फ्लोर में गूंज उठी। बीइंग घबराकर पीछे मुद्दा, लेकिन भागते वक्त उसका पैर फिसल गया। वो सीधा आगे गिरने लगा। गिरने से पहले ही किसी ने उसकी वेस्ट मजबूती से पकड़ ली। बीइंग ने आंखें खोली। उसका चेहरा वागजी से सिर्फ कुछ इंच दूर था। एक पाल के लिए दोनों की नजरें एक दूसरे में खो गई। तभी एक गोली सीधी बीइंग की तरफ आई। वागजी ने बिना सोचे उसे और करीब खींच लिया। गोली उनके बिल्कुल पास से निकलकर दीवार में जा लगी। बीइंग की सांसें तेज हो गई। उसका हाथ अनजाने में वागजी के कोट को मजबूती से पकड़ चुका था। वागजी ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर धीमी आवाज में कहा, डरना मत। जब तक तुम मेरे साथ हो कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। ये सुनते हाई बीइंग का धड़कता हुआ दिल एक पाल के लिए शांत हो गया, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये सिर्फ उसकी जान बचाने का पाल नहीं था, ये उसकी पूरी जिंदगी बदलने की शुरुआत थी। वागजी ने बीइंग का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। उसकी नजर हर तरफ थी। राइवल माफिया के आदमी लगातार उनकी तरफ बढ़ रहे थे। वागजी के बॉडीगार्ड्स ने तुरंत उनके आसपास सिक्योरिटी बना ली। एक बॉडीगार्ड ने झुककर कहा, बॉस रास्ता साफ है। वागजी ने सिर्फ हल्का सा सिर हिलाया। उसने बीइंग की तरफ देखा। चलो। बीइंग बिना कुछ कहे उसके साथ चाल पड़ा। इमरजेंसी एग्जिट से नीचे उतरते वक्त भी गोलियों की आवाज रुक नहीं रही थी। हर फ्लोर पर वागजी के आदमी पहले से मौजूद थे। सबका सिर्फ एक ही मिशन था, अपने बॉस को और उस लड़के को सुरक्षित बाहर निकलना। बीइंग का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से पूछा, तुम हो कौन? वागजी कुछ पाल छुप रहा, फिर उसने सीधा जवाब दिया,
जितना कम जानो उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये जवाब सुनकर वीइंग और भी उलझ गया। पार्किंग में पहुंचते ही एक ब्लैक बुलेट प्रूफ कार उनके सामने आकर रुक गई। ड्राइवर तुरंत बाहर निकला, रियर डोर खोला। वागजी ने पहले वीइंग को बैठने का इशारा किया। वीइंग एक पाल के लिए रुक गया। उसने होटल की तरफ देखा। हर तरफ धुआं और अफरा तफरी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी एक रात में इतनी बदल जाएगी। वागजी की आवाज फिर सुनाई दी, अंदर बैठो। इस बार वीइंग ने बिना कुछ कहे बात मान ली। वो कार के अंदर बैठ गया। वागजी भी उसके बिल्कुल पास बैठ गया। ड्राइवर ने तुरंत कार आगे बढ़ा दी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। कार की खिड़की पर गिरती बारिश की बूंदें दोनों के बीच की खामोशी को और गहरा बना रही थी। कुछ मिनट बाद वीइंग ने धीरे से कहा, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी लोग मुझे क्यों मरना चाहते हैं? वागजी ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि तुमने मेरी दुनिया का सबसे बड़ा राज देख लिया है और अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। वीइंग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसके दिल में डर भी था और अजीब सी तसल्ली भी। कार धीरे धीरे शहर से बाहर निकल रही थी। उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं था ये सफर उसे सीधा माफिया किंग के घर ही नहीं, बल्कि उसके दिल के और भी करीब ले जाने वाला था। ब्लैक बुलेट प्रूफ कार धीरे धीरे एक बहुत बेड आयरन गेट के सामने जाकर रुक गई। गेट के दोनों तरफ हथियार लेकर खड़े गार्ड्स ने तुरंत अपने सिर झुका दिए। गेट धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर का नजारा देखकर वीइंग की आंखें खुली की खुली रह गई। एक बहुत बड़ा रॉयल मैंशन, हर तरफ फाउंटेन्स, लग्जरी कार्स की लंबी लाइन और हर कोने पर सिक्योरिटी गार्ड्स। कार मैंशन के एंट्रेंस पर रुक गई। एक बॉडीगार्ड ने दूर खोला। वागजी पहले बाहर उतरा, फिर उसने अपना हाथ वीइंग की तरफ बढ़ा दिया। वीइंग कुछ पाल उस हाथ को देखता रहा, फिर उसने धीरे से अपना हाथ वागजी के हाथ में रख दिया। वागजी ने उसे संभलकर कार से नीचे उतरा। मैंशन के अंदर खड़े सब लोग ये देखकर हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार अपने माफिया किंग को किसी अजनबी के साथ इतनी नरमी से देखा था। सबके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। एक मिडिल एज्ड आदमी आगे बढ़ा। ये था बोवन, वागजी का सबसे ट्रस्टेड असिस्टेंट। उसने झुककर कहा, बॉस सब कुछ तैयार है। वागजी ने सिर हिलाया, गेस्ट रूम तैयार है। बोवन ने हैरानी से वीइंग की तरफ देखा। बॉस ये कौन है? वागजी की आवाज हमेशा की तरह शांत थी। आज से ये हमारा मेहमान है। मेरी इजाजत के बिना कोई इनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। सबने एक साथ सिर झुका दिया। जी बॉस। वीइंग धीरे से वागजी के पास आया। उसने हल्की सी आवाज में पूछा, मैं यहाँ कितने दिन रहूंगा? वागजी ने उसकी तरफ देखा, जब तक तुम सुरक्षित नहीं हो जाते तब तक। वीइंग ने धीरे से सांस ली। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक अनजान आदमी के घर में उससे इतनी हिफाजत मिलेगी। तभी एक मेड गरम कॉफी लेकर आई। वीइंग ने कप पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ अभी भी हल्का सा कांप रहे थे। कप उसके हाथ से फिसलने ही वाला था। वागजी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कॉफी का कप गिरने से भाग गया। कुछ पाल के लिए दोनों के हाथ एक दूसरे में द। वीइंग ने धीरे से ऊपर देखा। वागजी की नजर उसी पर थी। उसने बिना कुछ कहे कप उसके हाथ में ठीक से पकड़ा दिया और धीमी आवाज में बोला, अब तुम सेफ हो। ये दो शब्द सुनते हाय वीइंग के चेहरे पर दिन भर की पहली हल्की सी मुस्कान आ गई। लेकिन मैंशन की ऊपर वाली बालकॉनी से कोई उन दोनों को चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी और उसने धीरे से कहा, ये लड़का ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। सुबह की पहली धूप मैंशन की बड़ी बड़ी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। वीइंग की आंख धीरे धीरे खुली। उसने आस पास देखा। कल रात जो कुछ हुआ था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं लग रहा था, लेकिन ये सपना नहीं था, वो सच मी माफिया किंग के मैंशन में था। दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। एक मेड ब्रेकफास्ट लेकर अंदर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। बॉस आपका ब्रेकफास्ट में वेट कर रहे हैं। वीइंग हैरान हो गया, मेरे लिए वेट? मेड ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर हिला दिया। कुछ देर बाद वीइंग डाइनिंग हॉल में पहुंच गया। बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल पर सिर्फ एक ही इंसान बैठा था, वागजी। उसके सामने कॉफी का कप और कुछ फाइल्स रखी हुई थी। वीइंग धीरे से सामने वाली चेयर पर बैठ गया। दोनों कुछ देर तक छुप रहे। फिर वागजी ने प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। पहले ब्रेकफास्ट कर लो। वीइंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ थैंक यू कहा।
ये शब्द सुनते ही वागजी ने पहली बार उसकी तरफ थोड़ा ज्यादा देर तक देखा। ब्रेकफास्ट के बाद वागजी उठ खड़ा हुआ। आज से तुम बिना सिक्योरिटी के मैंशन से बाहर नहीं जाओगे। बीइंग ने तुरंत मना कर दिया। मैं कोई कैदी नहीं हूँ। मैं घर जाना चाहता हूँ। वागजी की आवाज बिल्कुल शांत थी। अगर तुम बाहर गए तो शाम से पहले तुम्हारे दुश्मन तुम्हें ढूंढ लेंगे। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। बीइंग ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। तुम मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। ये कहकर वो डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गया। मैंशन के गार्डन में पहुंचते ही उसने गहरी सांस ली। हर तरफ खूबसूरत फूल और बड़े बड़े पेड़ थे। उसने सोचा शायद पीछे वाला गेट खुला हो। जैसे ही वो गेट की तरफ बढ़ा, 2 गार्ड्स उसके सामने आकर खड़े हो गए। सर ह्यूम, माफ कीजिए, बॉस के ऑर्डर के बिना कोई बाहर नहीं जा सकता। बीइंग ने नाराज होकर पलटकर देखा। थोड़ी दूर वागजी खड़ा था। उसकी नज़र सिर्फ बीइंग पर थी। वो धीरे धीरे उसके पास आया। मैं तुम्हें रोक रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी जान मेरी जिम्मेदारी है, बीइंग ने गुस्से में कहा। और अगर मुझे तुम पर भरोसा ही ना हो तो। वागजी एक कदम और करीब आया। उसने बहुत धीरे से बीइंग का हाथ अपने हाथ में ले लिया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, भरोसा आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन उस दिन तक मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। पहली बार बीइंग ने उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ चुपचाप वागजी की आंखों में देखा और उसके दिल में एक नया एहसास धीरे धीरे जन्म लेने लगा। बीइंग धीरे धीरे अपना हाथ वागजी के हाथ से अलग करता है। उसका दिल अब पहले की तरह बेचैन नहीं था, लेकिन वो अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि वागजी उसकी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है। दोनों साथ साथ मैंशन के गार्डन में चलने लगे। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। कुछ देर बाद वागजी रुक गया। उसने अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। आज से बीइंग की सिक्योरिटी डबल कर दूं। उसकी हर मूवमेंट पर नजर रहे। सबने एक साथ सिर झुका दिया। जी बॉस, बीइंग ने हैरानी से वागजी की तरफ देखा। मेरी सिक्योरिटी की इतनी जरूरत क्यों है? वागजी ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि मेरे दुश्मन अब तुम्हें मेरी सबसे बड़ी कमजोरी समझने लगेंगे। ये सुनकर बीइंग कुछ पाल के लिए चुप हो गया। उसने पहली बार वागजी के चेहरे को ध्यान से देखा। उस ठंडे चेहरे के पीछे कितनी जिम्मेदारी और कितना अकेलापन छुपा था। तभी बोवन तेज कदमों से वहां आया। बॉस ह्यूम, खबर मिली है कि राइवल माफिया ने मैंशन के आसपास अपने आदमी भेज दिए हैं। वागजी का चेहरा और सख्त हो गया। सिक्योरिटी और बढ़ा दो, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। बोवन तुरंत वहां से चला गया। बीइंग धीरे से बोला, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। वागजी ने उसकी तरफ देखा। नहीं, ये सब मेरी दुनिया की वजह से हो रहा है, और अब तुम उस दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। इतना कहकर वागजी मुड़ने लगा, लेकिन उसने महसूस किया कि किसी ने उसकी कोट की स्लीव हल्की सी पकड़ ली है। वो पलटकर देखता है, बीइंग खड़ा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं भागूंगा नहीं, मैं यहीं रहूंगा। ये सुनते ही वागजी की आंखों की सख्ती एक पाल के लिए नरम पड़ गई। उसने पहली बार बहुत हल्की सी मुस्कान दी, बस एक पाल के लिए। लेकिन बीइंग ने वो मुस्कान देख ली, और उसके चेहरे पर भी बिना सोचे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। ऊपर बालकॉनी में खड़ा वही अनजान आदमी दोनों को देख रहा था। उसने अपना फोन निकला और किसी को सिर्फ एक बात कही, माफिया किंग की कमजोरी मिल चुकी है, अब खेल शुरू होगा। सुबह से ही पूरे मैंशन में सिक्योरिटी पहले से ज्यादा सख्त थी। हर गेट पर नए गार्ड्स तैनात कर दिए गए थे। बोवन हर एक सिक्योरिटी पॉइंट खुद चेक कर रहा था। बीइंग बालकॉनी में खड़ा गार्डन की तरफ देख रहा था। उसने इतनी बड़ी हवेली पहले कभी नहीं देखी थी। तभी वागजी उसके पास आकर खड़ा हो गया। क्या देख रहे हो? बीइंग हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, इतना बड़ा घर है फिर भी बहुत खामोश लगता है। वागजी ने कुछ पाल आसमां की तरफ देखा। खामोशी की आदत पड़ जाती है। ये सुनते हाय बीइंग ने उसकी तरफ देखा। उसने पहली बार वागजी की आंखों में छुपा अकेलापन महसूस किया। बीइंग धीरे से बोला, आज से आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं ना। ये शब्द सुनकर वागजी कुछ पाल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसने धीरे से बीइंग के सिर पर हाथ रखा। थैंक यू। बीइंग हल्का सा शर्मा गया। तभी बोवन वहां आ गया। बॉस, आज शाम को एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस पार्टी है, सब बेड बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस वहां होंगे। वागजी ने सिर हिला दिया। ठीक है। बोवन ने फिर बीइंग की तरफ देखा। बॉस, क्या सभी साथ चलेंगे? वागजी ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, अब बीइंग मेरे साथ ही रहेगा। बीइंग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। मेन पार्टी में
वागजी ने शांत आवाज में कहा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। ये तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। शाम होते हाई मैंशन के बाहर ब्लैक लक्जरी कार्स तैयार खादी थी। वीइंग ब्लैक सूट पहनकर नीचे आया। यूज देखते ही वागजी कुछ पाल के लिए उसी को देखता रह गया। ब्लैक सूट में वीइंग पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वीइंग ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? मेन ठीक नहीं लग रहा। वागजी ने धीरे से उसकी टाई सीधी की। बहुत अच्छे लग रहे हो, बस टाई थोड़ी टेढ़ी थी। वीइंग के गाल हल्की सी शर्म से लाल हो गए। दूर खड़े बॉडीगार्ड्स एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। उन्होंने पहली बार अपने ठंडे और सख्त बॉस को किसी के इतने करीब देखा था, लेकिन उन सबसे अनजान। मैंशन के बाहर एक काली कार में बैठा एक आदमी कैमरा से उन दोनों की तस्वीरें खींच रहा था। उसने फोन उठाया। बॉस, माफिया किंग आज पहली बार किसी को अपने साथ पब्लिक में लेकर जा रहा है। दूसरी तरफ से सिर्फ एक जवाब आया। आज की रात उन दोनों की जिंदगी बादल 2 ब्लैक लक्जरी कार्स की लंबी लाइन सिटी के सबसे बेड रॉयल होटल के बाहर रुक गई। एंट्रांस पर मीडिया और फोटोग्राफर्स पहले से मौजूद थे। जैसे ही वागजी कार से बाहर उतरा, हर तरफ कैमरेज उसकी तरफ मुड़ गए। उसने कार का दूसरा दूर खोला और अपना हाथ वीइंग की तरफ बढ़ा दिया। वीइंग कुछ पाल के लिए उसकी तरफ देखता रहा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़कर बाहर उतर गया। मीडिया के कैमरेज लगातार फ्लैश करने लगे। सब लोग हैरान थे। आज पहली बार माफिया किंग किसी को अपने साथ लेकर आया था। होटल के अंदर जाते ही हर बिजनेसमैन और गेस्ट ने वागजी का स्वागत किया, लेकिन वागजी की नज़र बार बार सिर्फ वीइंग पर जा रही थी। वीइंग के लिए ये सब बिल्कुल नया था। वो धीरे धीरे सब कुछ देख रहा था। तभी एक वेटर ट्रे लेकर उनके पास से गुजरा। उसी वक्त भीड़ में छुपा एक आदमी जानबूझकर वीइंग से टकरा गया। ग्लास सीधा वीइंग की शर्ट पर गिर गया। वीइंग एक कदम पीछे हटा। उसके कपड़े भीग गए थे। वागजी तुरंत उसके पास पहुंच गया। उसने अपना कोट उतरकर वीइंग के कंधों पर रख दिया। अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। ये सुनकर वीइंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, थैंक यू। वागजी ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, मैंने कहा था ना, जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें कुछ नहीं होगा। उस पाल बॉलरूम में बजती हल्की म्यूजिक के बीच दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। तभी होस्ट ने सब कपल्स को डांस फ्लोर पर बुलाया। वीइंग तुरंत बोला, हम कपल थोड़ी है। वागजी ने बिना कुछ कहे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। सिर्फ एक डांस। वीइंग कुछ पाल सोचता रहा, फिर उसने मुस्कुराकर अपना हाथ वागजी के हाथ में रख दिया। दोनों डांस फ्लोर पर आ गए। म्यूजिक धीरे धीरे चल रहा था। वागजी ने बहुत संभल कर अपना हाथ वीइंग की कमर पर रखा। वीइंग ने भी अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। दोनों की नजरें एक दूसरे से हट ही नहीं रही थी। बॉलरूम में मौजूद हर इंसान उन दोनों को देख रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था। ऊपर बालकॉनी से एक स्नाइपरन दोनों पर निशाना लगा चुका था। उसकी उंगली धीरे धीरे ट्रिगर पर मजबूत होने लगी। स्नाइपर की उंगली धीरे धीरे ट्रिगर पर मजबूत होने लगी। नीचे डांस फ्लोर पर वागजी और वीइंग एक दूसरे की आंखों में खोए हुए द म्यूजिक की धीमी धुन के बीच वीइंग हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम मुस्कुराते हुए और भी अच्छे लगते हो। वागजी कुछ पाल उसकी आंखों में देखता रहा, जैसे उसने पहली बार किसी से ये बात सुनी हो। उसने धीरे से पूछा, सच? वीइंग ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, बिल्कुल सच। तुम जब सीरियस रहते हो तब सब तुमसे डरते हैं, लेकिन जब मुस्कुराते हो तब बिल्कुल अलग लगते हो। ये सुनकर वागजी के होंठों पर बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई। वीइंग उस मुस्कान को देखकर खुद भी मुस्कुरा दिया। उसी पाल वागजी की नज़र अचानक बॉलरूम की ऊपर वाली बालकॉनी पर पड़ी। एक पाल के लिए उसने स्टील की राइफल पर पड़ी लाइट की चमक देख ली। उसका चेहरा तुरंत बादल गया। उसने बिना एक पाल गवाए वीइंग की कमर मजबूती से पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। तेज आवाज के साथ गोली चली। मार्बल का बड़ा पिलर टूट गया। पूरे बॉलरूम में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ लोग भागने लगे। म्यूजिक तुरंत बंद हो गया। वीइंग डर के मारे सीधा वागजी की बाहों में आ गया। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। वागजी ने उसे और मजबूती से अपने पास कर लिया। मैं यहाँ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वीइंग ने अनजाने में वागजी की शर्ट मजबूती से पकड़ ली। मुझे डर लग रहा है। ये शब्द सुनते ही वागजी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पहली बार बिना सोचे वीइंग के सिर को अपनी थोड़ी के पास संभल लिया।
मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा संभालूंगा। तब तक बोवन और सिक्योरिटी टीम बॉलरूम में पहुंच चुकी थी। बोवन ने तुरंत अर्जुन और कियन को इशारा किया, बॉस को बाहर निकालो। अर्जुन और कियन ने चरण तरफ सिक्योरिटी बना ली। वागजी ने वीइंग का हाथ पकड़ा, लेकिन इस बार वीइंग ने खुद उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया, जैसे उसे सिर्फ उसी पर भरोसा हो। दोनों तेज कदमों से होटल के बाहर की तरफ बढ़ने लगे। बालकॉनी के अंधेरे कोने में खड़ा स्नाइपर अपनी राइफल लेकर पीछे हट गया। उसने ईयरपीस में सिर्फ इतना कहा, मिशन फेल हो गया। दूसरी तरफ से कुछ पाल खामोशी रही। फिर एक ठंडी आवाज सुनाई दी, वापस आ जाओ, अब अगला कदम हम खुद उठाएंगे। स्नाइपर ने बिना कुछ कहे कनेक्शन बंद कर दिया। यूज भी नहीं पता था। उसका फेल हुआ अटैक 2 माफिया फैमिलीज के बीच एक ऐसी जंग शुरू कर चुका था जिसका असर सिर्फ अंडरवर्ल्ड पर नहीं, वागजी और वीइंग के दिलों पर भी पड़ने वाला था। होटल के बाहर ब्लैक बुलेट प्रूफ कार्स पहले से तैयार खादी थी। बोवन ने तुरंत रियर डोर खोला। वागजी ने वीइंग का हाथ अब तक नहीं छोड़ा था। दोनों जल्दी से कार के अंदर बैठ गए। अर्जुन और कियन अलग गाड़ी में उनके पीछे निकल गए। कार तेज रफ्तार से होटल से दूर निकल गई। कुछ देर तक सिर्फ खामोशी थी। वीइंग की सांसें अभी भी संभल नहीं रही थी। उसके हाथ हल्की सी कांप रहे थे। वागजी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। तुम ठीक हो? वीइंग ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। उसने बस धीरे से सिर हिला दिया। वागजी ने अपना कोट उठाकर उसके कंधों पर और अच्छी तरह से रख दिया। फिर उसने कार में राखी पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। थोड़ा पानी पियो। वीइंग ने बोतल पकड़ी, लेकिन उसके कांपते हाथों की वजह से बोतल नीचे गिरने लगी। वागजी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार उसने हाथ नहीं छोड़ा। आराम से, मैं यहीं हूँ। वीइंग ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार आंसू दिख रहे थे। मैंने पहले कभी किसी को मेरे लिए अपनी जान रिस्क में डालते हुए नहीं देखा। तुमने ऐसा क्यों किया? वागजी कुछ पाल छुप रहा, जैसे उसके पास भी इस सवाल का जवाब ना हो। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। ये सुनकर वीइंग का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीरे से अपना सिर वागजी के कंधे पर रख दिया। मैं थोड़ी देर ऐसे रह सकता हूँ। वागजी ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। कार में बैठे सब बॉडीगार्ड्स ने सामने देखना हाई ठीक समझा। किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ देर बाद कार मैंशन के अंदर दाखिल हुई। गेट बंद होते ही पूरी सिक्योरिटी एक्टिव हो गई। बोवन ने तुरंत सब गार्ड्स को नए ऑर्डर्स दिए। आज रात कोई भी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ेगा। हर एंट्री पॉइंट डबल चेक होगा। जी बॉस। वागजी और वीइंग मैंशन के अंदर आए। मेड सोफिया गरम चाय लेकर आ गई, लेकिन वीइंग का ध्यान कहीं और था। वो चुपचाप वागजी को देख रहा था। वागजी ने उसकी नज़र महसूस कर ली। क्या हुआ? वीइंग धीरे से मुस्कुराया। आज पहली बार मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूँ। ये सुनकर वागजी के चेहरे पर बहुत हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया। चलो, मैं तुम्हें पूरा मैंशन दिखता हूँ। दोनों धीरे धीरे लंबी गैलरी से गुजरते हुए चलने लगे। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी थी। हर कमरे के बाहर सिक्योरिटी थी। वीइंग हर चीज बेड ध्यान से देख रहा था। तभी वो एक बेड बुक शेल्फ के पास रुक गया। इतनी सारी बुक्स! मुझे लगा था तुम सिर्फ बिजनेस और गन्स के बारे में जानते होग। वागजी की आंखों में पहली बार हल्का सा मजाक दिखाई दिया। मेन बुक्स भी पढ़ता हूँ और पियानो भी बजाता हूँ। वीइंग हैरानी से उसकी तरफ मुद्दा। सच? वागजी उसे मैंशन के एक बेड म्यूजिक रूम में ले गया। रूम के बीच एक ग्रैंड पियानो रखा था। वागजी उसके सामने बैठ गया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे पियानो की कीज पार चलने लगी। पूरा कमरा एक खूबसूरत धुन से भर गया। वीइंग चुपचाप उससे देखता रहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था दुनिया का सबसे खौफनाक माफिया किंग इतनी खूबसूरत धुन बजा सकता है। म्यूजिक खत्म हुआ। वीइंग धीरे धीरे उसके पास आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो जैसे लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं। वागजी खड़ा हुआ। अब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। उसने धीरे से वीइंग के गाल से बाल की एक लत हटाई और शांत आवाज में बोला, हो सकता है। सिर्फ तुम्हारे सामने। वीइंग कुछ पाल तक सिर्फ वागजी को देखता रहा। उसका दिल पहली बार इतनी तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से नजर झुका ली। शायद तुम्हारे बारे में लोग गलत सोचते हैं। वागजी ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा, और तुम?
तुम क्या सोचते हो? बीइंग ने धीरे से उसकी आंखों में देखा। मुझे लगता है तुम बाहर से सख्त हो, लेकिन अंदर से बहुत अकेले हो। ये शब्द सुनते ही वागजी कुछ पाल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। आज तक किसी ने उसके दिल को इतनी आसानी से नहीं पढ़ा था। उसने धीरे से कहा, सिर्फ तुमने ये देखा। रूम में फिर से खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे के इतने करीब खड़े थे कि एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। बीइंग धीरे से पियानो के पास बैठ गया। उसने कीज को हल्की सी उंगली से छुआ। मुझे बजाना नहीं आता। वागजी उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने बहुत संभल कर बीइंग के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। मैं सिखा देता हूँ। उसकी गर्म सांसें बीइंग के कन के पास महसूस हो रही थी। बीइंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वागजी ने उसकी उंगलियों को धीरे धीरे पियानो की कीज पार चलाया। एक प्यारी सी धुन कमरे में गूंज उठी। बीइंग हल्की सी हंसी रोक नहीं पाया। ये इतना मुश्किल भी नहीं था। वागजी उसकी हंसी देखकर कुछ पाल के लिए उसे ही देखता रहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी की मुस्कान उसके दिन को इतना बादल सकती है। तभी दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। बोवन अंदर आया। बॉस, सब सिक्योरिटी पॉइंट्स चेक हो चुके हैं और एक खबर मिली है। होटल के सीसीटीवी में अटैक करने वाले लोगों का चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन उनके कपड़ों पर वेन फैमिली का निशान था। वागजी की आंखें एक पाल में ठंडी हो गई। तो आखिर उन्होंने पहला कदम उठा ही लिया। बोवन ने धीरे से पूछा, क्या हम काउंटर अटैक की तैयारी शुरू करें? वागजी ने सीधा जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं। जब तक वीइंग मेरे साथ है, मैं कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जिसे उसकी जान खतरे में आए। बोवन ने सिर झुका दिया। जी बॉस। बोवन के जाते हाय वीइंग ने पूछा, ये वेन फैमिली कौन है? वागजी कुछ देर छुप रहा। फिर उसने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, मेरी दुनिया का सबसे पुराना दुश्मन, और शायद अब तुम्हारा भी। वीइंग धीरे से उसके पास आया। उसने बिना सोचे वागजी का हाथ पकड़ लिया। अगर तुम मेरे लिए लड़ सकते हो, तो मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वागजी ने उसकी तरफ देखा। उस पाल उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान लौट आई। उसने धीरे से वीइंग का हाथ अपने होंठों के पास ले जाकर उसकी उंगलियों पर एक बहुत नर्म और एहतराम भरा किस रख दिया। वीइंग की सांसें एक पाल के लिए रुक सी गई। उसने शार्मिट हुए अपनी नजर झुका ली। वागजी ने उसका हाथ अब भी छोड़ा नहीं था। और उसी वक्त मैंशन के बाहर अंधेरे में खादी एक ब्लैक कार के अंदर कोई उन दोनों की तस्वीरें छुपकर देख रहा था। उसने फोन उठाया। सर, माफिया किंग सच में उस लड़के से बदलने लगा है। दूसरी तरफ से बस इतना जवाब आया, जब इंसान प्यार करता है, टैब उसे तोड़ना सबसे आसान होता है। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। मैंशन के बाहर सिक्योरिटी पहले से भी ज्यादा सख्त कर दी गई थी। अर्जुन और कियन हर एंट्री पॉइंट खुद चेक कर रहे थे। अंदर म्यूजिक रूम में अब सिर्फ वागजी और वीइंग दोनों के बीच की खामोशी अब बोझ नहीं लग रही थी। वीइंग ने धीरे से अपना हाथ वागजी के हाथ से अलग किया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान अब भी थी। तुम इतने अच्छे पियानो प्लेयर हो, ये बात किसी इंटरव्यू में कभी नहीं बताई। वागजी ने शांत आवाज में कहा, मेरी असली जिंदगी किसी इंटरव्यू का हिस्सा नहीं है। वीइंग उसके और करीब आ गया। फिर आज से मुझे अपनी असली जिंदगी का हिस्सा बना लो। ये सुनकर वागजी उसकी आंखों में देखने लगा, जैसे वक्त वही रुक गया हो। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और वीइंग के गाल को बहुत नरमी से छू लिया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम क्या मांग रहे हो। वीइंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद है, और मुझे डर भी नहीं लगता। वागजी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से वीइंग की थोड़ी ऊपर उठाई। दोनों की नजरें एक दूसरे में खो गई। उनके बीच का फासला धीरे धीरे कम होने लगा। वीइंग की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे खुद सुनाई दे रही थी। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन उसी पाल बोवन की आवाज ईयरपीस में सुनाई दी, बॉस इमरजेंसी। वागजी तुरंत पीछे हट गया। उसने ईयरपीस ऑन किया। क्या हुआ? बोवन की आवाज गंभीर थी। मैंशन के बाहर 2 अननोन व्हीकल्स पिछले 10 मिनट से खादी है। हमारे गार्ड्स उन पर नजर रखे हुए हैं। वागजी ने तुरंत कहा, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, पहले कंफर्म करो। वीइंग चुपचाप उसकी तरफ देख रहा था। यूज पहली बार समझ आ रहा था, एक माफिया किंग कभी भी पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं हो सकता। कॉल खत्म होते ही वागजी ने गहरी सांस ली। सॉरी। वीइंग ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूँ।
ये शब्द सुनकर वागजी के दिल में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। उसने धीरे से वीइंग का हाथ पकड़ा। चलो, मैं तुम्हें मैंशन की एक जगह दिखाना चाहता हूँ। दोनों लंबी गैलरी से गुजरते हुए टेरेस पर पहुंच गए। पूरा शंघाई रोशनी से चमक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। वीइंग रेलिंग के पास जाकर खड़ा हो गया। कितना खूबसूरत नजारा है। वागजी उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया। मैंने ये नजारा हजारों बार देखा है, लेकिन आज पहली बार ये इतना खूबसूरत लग रहा है। वीइंग ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्यों? वागजी ने धीरे से जवाब दिया। क्योंकि आज मैं ऐसी अकेला नहीं देख रहा। वीइंग के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने धीरे से अपना सिर वागजी के कंधे पर रख दिया। कुछ देर दोनों बिना कुछ कहे वहीं खड़े रहे। नीचे पूरा शहर रोशनी में डूबा हुआ था और ऊपर आसमां में चमकता चांद उन दोनों की खामोश नजदीकियों का गवाह बन चुका था। लेकिन उन दोनों से अनजान, शहर के दूसरे कोने में एक पुरानी हवेली के अंदर एक आदमी बड़े आराम से चेस की चाल चल रहा था। उसके सामने बैठा दूसरा आदमी सिर झुकाए खड़ा था। चेस का मोहरा गिराते हुए उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, वागजी को उसकी ताकत से नहीं, उसके दिल से हारा जाएगा। उसके सामने खड़े सब लोग एक साथ सिर झुकाकर बोले, जी मास्टर। वेन सुबह की पहली धूप धीरे धीरे मैंशन की बड़ी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। कल रात की बातें अब भी वीइंग के दिल में चल रही थी। उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर बिना वजह मुस्कान आ जाती थी। नीचे डाइनिंग हॉल में वागजी पहले से मौजूद था। उसके सामने कुछ बिजनेस फाइल्स खुली हुई थी, लेकिन जैसे ही वीइंग सीढ़ियों से नीचे उतरा, वागजी ने फाइल्स बंद कर दी। गुड मॉर्निंग। वीइंग हल्की सी मुस्कान के साथ उसके सामने बैठ गया। गुड मॉर्निंग। मेड सोफिया ने ब्रेकफास्ट सर्व करना शुरू किया। कुछ देर तक दोनों आराम से ब्रेकफास्ट करते रहे। फिर वीइंग ने अचानक पूछा, क्या तुम हमेशा इतना कम बोलते हो? वागजी ने कॉफी का कप टेबल पर रखा। नहीं, सिर्फ अन लोगों के सामने जिन पर भरोसा नहीं होता, और मेरे सामने, तुम्हारे सामने मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये जवाब सुनकर वीइंग की मुस्कान और गहरी हो गई। ब्रेकफास्ट खत्म होते हाय वीइंग गार्डन की तरफ चल दिया। गार्डन में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बीच में एक छोटा सा तालाब था। वीइंग उसके पास जाकर मछलियों को देखने लगा। कुछ ही देर बाद वागजी भी वहां आ गया। उसके हाथ में 2 कप कॉफी था। एक कप उसने वीइंग की तरफ बढ़ा दिया। वीइंग ने कप लेते हुए मुस्कुराकर थैंक यू कहा। दोनों तालाब के पास बने लकड़ी के ब्रिज पर खड़े हो गए। हवा धीरे धीरे चल रही थी। वीइंग ने धीरे से पूछा, अगर तुम माफिया किंग ना होते तो क्या बनना चाहते? वागजी ने कुछ देर सोचा। शायद पियानो टीचर, या फिर बस एक आम इंसान जो रोज शाम को घर लौट सके। वीइंग ने उसकी तरफ देखा। और अगर एक दिन तुम्हें ये सब छोड़ने का मौका मिले? टू। वागजी ने बिना सोचे जवाब दिया, टैब। मैं सिर्फ उस इंसान के साथ रहना चाहूंगा जिसने मुझे पहली बार मुस्कुराना सिखाया। वीइंग समझ गया ये बात उसी के लिए थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से वागजी का हाथ पकड़ लिया। इस बार वागजी ने भी उसकी उंगलियों को मजबूती से थाम लिया। दोनों कुछ देर तक सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। तभी हल्की सी बारिश शुरू हो गई। पहले कुछ बूंदें, फिर धीरे धीरे तेज बारिश। वीइंग बच्चों की तरह मुस्कुराकर बारिश में चलने लगा। वागजी उसे देखकर बस मुस्कुराता रहा। वीइंग ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। तुम भी आओ। वागजी धीरे धीरे उसके पास आ गया। बारिश की बूंदें दोनों के चेहरे पर गिर रही थी। वीइंग का पैर गीली लकड़ी पर फिसल गया। गिरने से पहले ही वागजी ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। दोनों इतने करीब आ गए कि एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। वीइंग की पलकें धीरे से झुक गई। वागजी की नज़र उसके चेहरे पर टिक गई। उसने बहुत नरमी से वीइंग के गाल से बारिश की बूंद हटाई और धीरे से कहा, तुम्हें संभालना शायद मेरी आदत बन गया है। वीइंग हल्की सी हंसी नहीं रोक पाया। और शायद मुझे तुम पर गिरना पसंद आने लगा है। दोनों एक साथ मुस्कुरा दिए। थोड़ी दूर खड़ा बोवन ये सब देखकर चुपचाप वापस मुड़ गया। उसने दिल ही दिल में सोचा, शायद बहुत सालों बाद बॉस को सच्ची खुशी मिली है। लेकिन मैंशन के बाहर खादी एक ब्लैक एसयूवी के अंदर बैठा मास्टर वेनन दोनों की तस्वीर देख रहा था। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, प्यार जितना गहरा होगा उतना ही दर्द देगा। और अब वक्त आ गया है उन दोनों की पहली असली परीक्षा का। बारिश धीरे धीरे रुक चुकी थी। गार्डन की मिट्टी से हल्की सी खुशबू आ रही थी।
वागजी और वीइंग अब भी एक दूसरे के बहुत करीब खड़े थे। कुछ पाल बाद वीइंग धीरे से पीछे हटा। उसके गाल अभी भी शर्म से लाल थे। वागजी उसकी मुस्कान को चुपचाप देखता रहा। तभी सोफिया छतरी लेकर गार्डन में आ गई। सर, आप दोनों भीग गए हैं। अगर ठंड लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वीइंग हंसी रोक नहीं पाया। लगता है सब मेरी ही फिक्र करते हैं। सोफिया मुस्कुराकर बोली, नहीं सर, बॉस की फिक्र है इसलिए हम सब भी आपकी फिक्र करते हैं। ये बात सुनकर वीइंग ने हैरानी से वागजी की तरफ देखा। वागजी ने बस इतना कहा, चलो अंदर चलते हैं। दोनों मैंशन के अंदर आ गए। सोफिया ने तुरंत दोनों के लिए गर्म कॉफी और ड्राई टॉवल्स भेज दिए। वीइंग ने टॉवल से अपने बाल सुखाने शुरू किए, लेकिन उसके सिर के पीछे के बाल अब भी गीले थे। वागजी उसके पास आया। उसने धीरे से टॉवल उसके हाथ से ले लिया। मैं कर देता हूँ। वीइंग चुपचाप खड़ा रहा। वागजी बहुत आराम से उसके बाल सुखाने लगा। उसकी उंगलियां कभी कभी वीइंग के बालों को छू जाती। हर बार वीइंग का दिल और तेज धड़कने लगता। बाल सुखाने के बाद वागजी ने धीरे से कहा, अब ठीक है। वीइंग उसकी तरफ मुद्दा। इतनी कैर करना किसने सिखाया? वागजी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद तुमने। दोनों एक साथ मुस्कुरा दिए। उसी वक्त बोवन जल्दी से रूम में आया। बॉस, एक जरूरी खबर है। हमारे आदमियों ने कंफर्म किया है। कल रात होटल पर हुआ अटैक वेन फैमिली ने प्लान किया था, लेकिन मास्टर वेन अभी भी सामने नहीं आया। सिर्फ उसके लोग मूवमेंट कर रहे हैं। वागजी का चेहरा फिर से शांत और सख्त हो गया। अर्जुन और कियन को कॉन्फ्रेंस रूम में भेजो और सिक्योरिटी को अलर्ट रखो। जी बॉस। बोवन वहां से चला गया। वीइंग ने धीरे से पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ मीटिंग में आ सकता हूँ? वागजी ने उसकी तरफ देखा। मीटिंग बोरिंग होगी। वीइंग मुस्कुराया, तो फिर मैं तुम्हारा बोरिंग टाइम इंटरेस्टिंग बना दूंगा। ये सुनकर वागजी हल्का सा हंस दिया। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। मीटिंग के दौरान तुम मेरे पास ही बैठोगे। वीइंग ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग जमा हो गए। अर्जुन, कियन, बोवन और वागजी के सबसे भरोसेमंद लोग। सबके बीच वीइंग भी वागजी के बिल्कुल पास बैठा था। ये देखकर सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। आज तक किसी को भी बॉस के इतने करीब बैठने की इजाजत नहीं मिली थी। मीटिंग शुरू ही हुई थी कि अचानक पूरे मैंशन की लाइट्स एक पाल के लिए चली गई। इमरजेंसी पावर तुरंत ऑन हो गया, लेकिन उस एक पाल की अंधेरी में किसी ने कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर एक छोटा सा ब्लैक एनवलोप रख दिया था। उस एनवलोप पर सिर्फ एक निशान बना था, वेन फैमिली का निशान, और अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, माफिया किंग, अब तुम्हारी हर मुस्कान की कीमत चुकानी पड़ेगी। कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ पाल के लिए पूरी खामोशी छा गई। बोवन ने एनवलोप बहुत संभल कर उठाया। अर्जुन और कियन तुरंत रूम के बाहर दौड़ पड़े। पूरे फ्लोर की तलाशी शुरू हो गई, लेकिन कुछ ही मिनट बाद दोनों वापस आ गए। बॉस, कोई भी बाहर नहीं मिला। लगता है वो लोग पहले ही निकल चुके हैं। वागजी ने एनवलोप अपने हाथ में लिया। उसने एक बार फिर उस पर बने वेन फैमिली के निशान को देखा। उसकी आंखें और ठंडी हो गई। वीइंग चुपचाप उसके चेहरे को देख रहा था। उसने पहली बार वागजी के अंदर छुपा गुस्सा महसूस किया। मीटिंग वही खत्म कर दी गई। सब लोग धीरे धीरे बाहर चले गए। अब कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ वागजी और वीइंग बचे थे। वीइंग धीरे से उसके पास आया। तुम परेशान हो? वागजी ने सीधा जवाब नहीं दिया। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं सिर्फ एक बात से परेशान हूँ। वेन फैमिली अब तुम्हें निशाना बना सकती है। वीइंग उसके बिल्कुल पास आ गया। अगर मेरी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये बात सुनते ही वागजी तुरंत उसकी तरफ मुद्दा। उसने बिना सोचे वीइंग की कलाई पकड़ ली। कभी दोबारा ऐसी बात मत कहना। उसकी आवाज पहली बार थोड़ी तेज थी। वीइंग एक पाल के लिए चुप हो गया। वागजी ने धीरे से अपनी पकड़ हल्की कर दी। उसने गहरी सांस ली। सॉरी, मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये शब्द सुनकर वीइंग का दिल पिघल गया। उसने धीरे से अपना दूसरा हाथ वागजी के हाथ पर रख दिया। मैं कहीं नहीं जा रहा। जब तक तुम चाहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वागजी की आंखों में पहली बार सुकून दिखाई दिया। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे। तभी वीइंग हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, वैसे एक बात कहो, तुम गुस्से में भी बहुत हैंडसम लगते हो। वागजी अनजाने में मुस्कुराने लगा। सच? वीइंग ने हंसकर सिर हिला दिया। बहुत सच। उसकी हंसी देखकर वागजी भी हल्का सा हंस पड़ा।
रूम का भारी माहौल एक पाल में बादल गया। शाम होते ही दोनों मैंशन के टेरेस पर चले गए। आसमान नारंगी रंग से भर गया था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वीइंग रेलिंग पर हाथ रखकर शहर को देख रहा था। वागजी उसके पास आकर खड़ा हो गया। आज का दिन बहुत लंबा था। वीइंग धीरे से बोला, लेकिन एंड अच्छा हुआ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही काफी है। ये सुनकर वागजी ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। इस बार ना वीइंग ने हाथ छुड़ाया, ना दोनों ने कुछ कहा। खामोशी ही उनकी बात बन गई। नीचे गार्डन में खड़े बोवन ने ये सब देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, बॉस पहली बार सच में जीना सीख रहे हैं। लेकिन उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में एक पुरानी हवेली के अंदर मास्टर वेन के सामने रोनन खड़ा था। मास्टर वेन ने टेबल पर राखी, वागजी और वीइंग की तस्वीर उठाई। उसने तस्वीर पर उंगली फिरेट हुए धीरे से कहा, प्यार को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है यूज उम्मीद देना और फिर सब कुछ छीन लेना। रोनन ने सिर झुकाकर पूछा, ऑर्डर दीजिए मास्टर। मास्टर वेन की आंखों में ठंडी मुस्कान उभार आई। कल से खेल का दूसरा दौर शुरू होगा और इस बार निशाना सिर्फ माफिया किंग नहीं, उसका दिल होगा। अगली सुबह मैंशन में सब कुछ हमेशा की तरह शांत था, लेकिन सिक्योरिटी पहले से भी ज्यादा सख्त कर दी गई थी। अर्जुन और कियन हर गार्ड को नए इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। बोवन सीसीटीवी रूम में हर कैमरा खुद देख रहा था। वागजी अपने ऑफिस में कुछ फाइल्स देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार दरवाजे की तरफ चला जाता। तभी हल्की सी नॉक हुई। दरवाजा खुला। वीइंग मुस्कुराता हुआ अंदर आया। गुड मॉर्निंग। वागजी के चेहरे पर बिना सोचे मुस्कान आ गई। गुड मॉर्निंग। वीइंग ने टेबल पर राखी फाइल्स देखी। तुम सुबह से बस काम ही करते रहते हो, कभी थकते नहीं। वागजी ने हल्का सा सिर हिला दिया। आदत है। वीइंग उसके बिल्कुल पास आ गया। आज कोई मीटिंग नहीं, आज सिर्फ मेरा दिन है। वागजी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। सिर्फ तुम्हारा? वीइंग ने हाँ में सिर हिला दिया। हाँ, और आज तुम मेरे साथ पूरा दिन बिताओगे। ना लैपटॉप, ना फाइल्स, ना बिजनेस, सिर्फ हम दोनों। बोवन जो दरवाजे के पास खड़ा था, उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। बॉस, मुझे लगता है सर का ऑर्डर मान लेना चाहिए। बहुत सालों बाद किसी ने आपसे ऐसे बात की है। वागजी ने फाइल्स बंद कर दी। ठीक है, आज का दिन सिर्फ तुम्हारे नाम। ये सुनकर वीइंग खुशी से मुस्कुरा उठा। दोनों मैंशन के पीछे बने बेड गार्डन की तरफ चल दिए। गार्डन के एक कोने में बहुत खूबसूरत ग्लास ग्रीनहाउस बना हुआ था। अंदर हर रंग के फूल खिले हुए थे। वीइंग बच्चों की तरह हर फूल को देखकर खुश हो रहा था। उसने एक सेफ्ट गुलाब तोड़ा और वागजी की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए। वागजी ने गुलाब लिया। उसने कभी किसी से फूल नहीं लिया था। उसने धीरे से पूछा, ये क्यों? वीइंग मुस्कुराया, बस ऐसे ही। हर सख्त इंसान को कभी ना कभी एक फूल जरूर मिलना चाहिए। वागजी उसकी बात सुनकर कुछ पाल छुप रहा। फिर उसने उस गुलाब को अपने कोट की पॉकेट में लगा लिया। अब ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। वीइंग के चेहरे पर शर्म भरी मुस्कान आ गई। गार्डन के बीच एक लकड़ी का झूला लगा था। वीइंग उस पर बैठ गया। उसने वागजी की तरफ देखकर कहा, यहाँ आओ। वागजी उसके पास बैठ गया। झूला धीरे धीरे हिलने लगा। हल्की हवा दोनों के चेहरे को छूकर गुजर रही थी। वीइंग ने धीरे से अपना सिर वागजी के कंधे पर रख दिया। इस बार वागजी ने बिना कुछ कहे अपना हाथ उसके कंधे के आसपास रख दिया। दोनों कुछ देर तक बस उस सुकून को महसूस करते रहे। वीइंग ने धीमी आवाज में पूछा, अगर एक दिन ये सब खत्म हो जाए तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? वागजी ने उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा, जहां ना माफिया हो, ना दुश्मन, ना बंदूक, सिर्फ तुम और मैं। वीइंग की आंखों में चमक आ गई। प्रॉमिस। वागजी ने उसकी छोटी उंगली अपनी उंगली से जोड़ दी। प्रॉमिस। दूर खड़ा बोवन ये सब देखकर खामोशी से मुस्कुराया। लेकिन उसी वक्त उसके फोन पर एक इमरजेंसी मैसेज आया। उसका चेहरा एक पाल में बादल गया। उसने तुरंत अर्जुन को कॉल किया। वेस्ट गेट पर सिक्योरिटी बढ़ाओ, कोई मैंशन के आसपास घूम रहा है। दूसरी तरफ एक काली एसयूवी के अंदर रोनन बैठा था। उसके हाथ में बाइनोक्यूलर्स था। उसने मैंशन के गार्डन में साथ बैठे वागजी और वीइंग को देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। मास्टर वेन सही थे। माफिया किंग अब अपने दिल से सोचने लगा है, और जिस दिन दिल फैसला करता है उस दिन दिमाग हार जाता है। रोनन ने बाइनोक्यूलर्स धीरे से नीचे कर दिए। उसने फोन मिलाया।
दूसरी तरफ कॉल उठते ही उसने सिर्फ इतना कहा, मास्टर वेन, अब वक्त आ गया है। मास्टर वेन की शांत आवाज सुनाई दी, अभी नहीं, पहले मुझे देखना है कि वागजी उस लड़के के लिए कितना पागल हो चुका है। कॉल खत्म होते ही रोनन ने एसयूवी वहां से हटा दी। मैंशन के अंदर वीइंग और वागजी अब भी गार्डन में हल्की हवा चल रही थी। वीइंग ने अचानक वागजी का हाथ पकड़ लिया। एक बात पूछूं? वागजी ने उसकी तरफ देखा। पूछो। तुम इतने अमीर हो, इतने पावरफुल हो, फिर भी इतने अकेले क्यों रहते हो? वागजी कुछ देर तक खामोश रहा, जैसे पुरानी यादें उसके सामने आ गई हो। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन अपना कहने वाला कोई नहीं था। हर इंसान सिर्फ माफिया किंग को देखता था, लैन वागजी को नहीं। ये सुनकर वीइंग का दिल भर आया। उसने धीरे से वागजी का दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। अब मैं हूँ, मैं सिर्फ वागजी को देखता हूँ, ना माफिया किंग को, ना बिलियनेयर को, बस तुम्हें। ये शब्द सुनते ही वागजी की आंखों की ठंडक धीरे धीरे पिघलने लगी। उसने बहुत नरमी से वीइंग को अपनी तरफ खींच लिया। वीइंग बिना किसी हिचकिचट के उसके करीब आ गया। दोनों कुछ पाल तक एक दूसरे को बस महसूस करते रहे। वागजी ने धीरे से उसके बाल कन के पीछे किए और उसके माथे पर एक बहुत प्यारा सा किस रख दिया। वीइंग की आंखें धीरे से बंद हो गई। उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। मुझे ये बहुत पसंद है, वागजी ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। क्या तुम्हारा ऐसे मेरी क्या करना? वागजी ने उसका हाथ अपने दिल पर रख दिया। ये दिल अब तुम्हारी फिक्र किए बिना रो ही नहीं सकता। वीइंग शर्म से हंस पड़ा। तुम रोमांटिक भी हो, ये तो किसी ने बताया ही नहीं। वागजी ने पहली बार खुलकर हल्का सा हंस दिया। उसकी हंसी देखकर वीइंग कुछ पाल के लिए उसे ही देखता रह गया। तभी सोफिया गार्डन में चाय और स्नैक्स लेकर आ गई। सर, आज वेदर बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने गार्डन में ही सब अरेंज कर दिया। थैंक यू सोफिया, वीइंग ने मुस्कुराकर कहा। सोफिया खुश होकर वहां से चली गई। दोनों एक ही कप से कॉफी पीने लगे। कभी वागजी कप पकड़ता, कभी वीइंग। हर छोटी सी बात दोनों के चेहरे पर मुस्कान ले आती। दूर खड़ा बोवन ये सब देखकर चैन की सांस ले रहा था, लेकिन उसी वक्त कियन दौड़ता हुआ उसके पास आया। सर, एक ब्लैक पार्सल अभी अभी मेन गेट पर मिला है, उस पर सिर्फ बॉस का नाम लिखा है। बोवन तुरंत पार्सल लेकर सिक्योरिटी लैब में गया। पार्सल को बहुत ध्यान से खोला गया। अंदर कोई बॉम्ब नहीं था, सिर्फ एक पुरानी पॉकेट वॉच थी और उसके नीचे एक छोटा सा नोट। बोवन का चेहरा एक पाल में बादल गया। वो बिना देर किए पार्सल लेकर वागजी के पास पहुंच गया। बॉस, ये देखना जरूरी है। वागजी ने पॉकेट वॉच अपने हाथ में ली। उसकी आंखें एक पाल के लिए रुक गई। वीइंग ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? वागजी ने वॉच को मजबूती से पकड़ लिया। ये मेरे पिता की वॉच है, ये सालों पहले गायब हो गई थी। इसका मतलब मास्टर वेन सिर्फ मुझे चैलेंज नहीं कर रहा, वो मेरी पूरी पास्ट को वापस ला रहा है। वीइंग ने धीरे से वागजी का हाथ पकड़ लिया। इस बार हम दोनों साथ हैं, जो भी होगा साथ मिलकर सामना करेंगे। वागजी ने उसकी तरफ देखा और पहली बार बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस पाल दोनों को महसूस हुआ, उनके बीच का रिश्ता सिर्फ भरोसे से आगे बढ़ चुका था। वागजी की बाहों में खड़े वीइंग ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उससे पहली बार महसूस हुआ कि दुनिया कितनी भी खतरनाक हो, इस इंसान के साथ खड़े होके उसे डर नहीं लगता। कुछ पाल बाद वागजी धीरे से उससे अलग हुआ, लेकिन उसने वीइंग का हाथ अब भी नहीं छोड़ा। बोवन चुपचाप सब देख रहा था। बॉस, ह्यूम पॉकेट वॉच की इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू करनी होगी, वागजी ने शांत आवाज में कहा। अर्जुन को बोलो पुराने रिकॉर्ड्स निकले। कियन वेन फैमिली की हर मूवमेंट पर नजर रखे और मैंशन की सिक्योरिटी कोई भी कम नहीं होगी। जी बॉस। बोवन तुरंत वहां से चला गया। वीइंग ने धीरे से पूछा, ये वॉच इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? वागजी कुछ देर तक उस वॉच को देखता रहा। जब मैं बहुत छोटा था, मेरे पिता ये वॉच कभी अपने से अलग नहीं करते थे। उनकी मौत के बाद ये वॉच भी गायब हो गई। आज इतने सालों बाद इसका यहाँ आना सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये चैलेंज है। वीइंग ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर चैलेंज में। वागजी ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? वीइंग मुस्कुराया। हाँ, और मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटा। वागजी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से वीइंग की नाक को उंगली से छुआ। तुम बहुत जिद्दी हो, वीइंग हंस पड़ा। और तुम बहुत सीरियस हो।
दोनों एक साथ हंस दिए। उस हंसी की आवाज़ सुनकर सोफिया भी मुस्कुरा उठी। बहुत दिनों बाद मैंशन में इतनी खुशी दिख रही थी। शाम होने लगी। वीइंग अपने रूम की बालकनी में खड़ा सूरज ढलते हुए देख रहा था। तभी पीछे से वागजी आया। उसके हाथ में 2 मग्स द। एक उसने वीइंग को दे दिया। गरम चॉकलेट। कॉफी नहीं, आज तुम्हें इसकी जरूरत है। वीइंग ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता मुझे कॉफी से ज्यादा चॉकलेट पसंद है? वागजी ने धीरे से जवाब दिया, मैं तुम्हारी हर छोटी बात नोटिस करता हूँ। ये सुनकर वीइंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने मग साइड पर रखा और अचानक वागजी को हग कर लिया। थैंक यू, हर चीज के लिए। वागजी एक पाल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। फिर उसने भी अपनी बाहें वीइंग के आसपास रख दी। मैं चाहता हूँ ये पाल कभी खत्म ना हो। वीइंग ने धीरे से उसकी चेस्ट पर सिर रख दिया। तो फिर ऐसी याद बना लो। दोनों बालकनी में एक दूसरे के साथ खड़े शहर की रोशनी देखते रहे। नीचे गेट के पास अर्जुन ने एक ब्लैक बाइक को धीरे धीरे गुजरते देखा। उसने तुरंत कियन को सिग्नल दिया, बाइक को फॉलो करो। कियन अपनी टीम के साथ उस बाइक के पीछे निकल गया। कुछ देर बाद उसने बोवन को कॉल किया। सर, बाइक सीधी वेन फैमिली के पुराने वेयरहाउस के अंदर गई है। बोवन ने कॉल काटकर गहरी सांस ली। उसने खिड़की से वागजी और वीइंग को एक साथ खड़े देखा। फिर धीरे से खुद से कहा, लगता है तूफान बहुत करीब आ चुका है और इस बार निशाना सिर्फ बॉस नहीं, बॉस का प्यार भी होगा। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। मैंशन के बाहर हर सिक्योरिटी पॉइंट पर गार्ड्स पूरी तरह अलर्ट थे। अर्जुन और कियन लगातार पेट्रोल कर रहे थे। बोवन कंट्रोल रूम में हर कैमरा खुद देख रहा था, लेकिन मैंशन के अंदर सब कुछ शांत था। बालकनी में खड़े वागजी और वीइंग अब भी एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे। ठंडी हवा वीइंग के बालों को उड़ा रही थी। वागजी ने धीरे से उसके बाल कन के पीछे कर दिए। वीइंग मुस्कुराया, तुम्हें ना हर बार मेरे बाल ही नजर आते हैं। वागजी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, मुझे तुम नजर आते हो। ये सुनकर वीइंग के गाल फिर से लाल हो गए। उसने शार्मेट हुए नजर झुका ली। कुछ पाल बाद उसने धीरे से पूछा, अगर मैं उस दिन गलती से उस होटल के टॉप फ्लोर पर ना आता तो क्या हम कभी मिलते? वागजी ने बिना सोचे जवाब दिया, शायद किस्मत यूं किसी और रास्ते से मिला देती, क्योंकि अब लगता है तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना लिखा हुआ था। वीइंग के होंठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अपनी उंगली वागजी की उंगली में फंसा दी। तो फिर किस्मत ने पहली बार सही फैसला किया। वागजी उसकी बात सुनकर हल्का सा हंस दिया। उसने धीरे से वीइंग का चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। दोनों की नजरें एक दूसरे में खो गई। वीइंग की धड़कन हर पाल तेज होती जा रही थी। वागजी धीरे धीरे उसके और करीब आया। उसने बहुत नरमी से अपना माथा वीइंग के माथे से लगा दिया। कुछ पाल तक दोनों बस आंखें बंद करके वही खड़े रहे। ना किसी ने कुछ कहा, ना किसी बात की जरूरत थी। तभी वीइंग ने धीरे से अपना हाथ वागजी की चेस्ट पर रखा। तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। वागजी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम्हारे पास रहता हूँ तब हमेशा ऐसा ही होता है। वीइंग हंसी रोक नहीं पाया। तो मतलब माफिया किंग भी नर्वस होता है, सिर्फ तुम्हारे सामने। ये सुनकर वीइंग की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने धीरे से वागजी के कंधे पर अपना सिर रख दिया। मैं चाहता हूँ वक्त यही रुक जाए। वागजी ने उसके कंधे के आसपास अपना हाथ रख दिया। एक दिन रुक जाएगा, जब ये सारी लड़ाई खत्म हो जाएगी और हम दोनों सिर्फ अपनी जिंदगी जिएंगे। इसी वक्त कंट्रोल रूम में अलार्म बज उठा। बोवन तुरंत स्क्रीन की तरफ मुद्दा। एक ब्लैक ड्रोन मैंशन की बाउंड्री के ऊपर मंडरा रहा था। अर्जुन ने बिना देर किए अपनी टीम को ऑर्डर दिया, ड्रोन को नीचे गिराओ। कुछ ही सेकंड्स में ड्रोन जमीन पर गिर गया। कियन उसे लेकर सिक्योरिटी लैब में पहुंच गया। ड्रोन के अंदर एक छोटा सा मेमोरी कार्ड था। बोवन ने कार्ड को सिस्टम में लगाया। स्क्रीन पर सिर्फ एक वीडियो चली। मास्टर वेन अंधेरे कमरे में कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। उसने कैमरा की तरफ देखकर कहा, वागजी, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखकर खुशी हुई, क्योंकि बहुत जल्दी मैं ये मुस्कान हमेशा के लिए छीन लूंगा। वीडियो वही खत्म हो गई। बोवन ने तुरंत फोन उठाया। बॉस, अब ये सिर्फ वार्निंग नहीं रही, ये खुली चुनौती है। वागजी ने बालकनी से शहर की रोशनी की तरफ देखा। फिर उसने अपना हाथ और मजबूती से वीइंग के हाथ में थाम लिया। उसकी आंखों में पहली बार सिर्फ एक ही फैसला था, इस बार चाहे जो हो,
मेन बीइंग को किसी भी कीमत पर खोने नहीं दूंगा। बोवन का कॉल खत्म होते हाय बालकॉनी का माहौल बदल गया। वागजी के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसने बीइंग का हाथ अब भी मजबूती से पकड़ा हुआ था। बीइंग उसकी तरफ देखकर धीरे से बोला, तुम फिर से सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश कर रहे हो ना? इस बार नहीं, वागजी ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। इस बार मैं अकेला नहीं हूँ, तुम मेरे साथ हो। बीइंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो फिर हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। वागजी ने धीरे से सिर हिला दिया। दोनों नीचे सिक्योरिटी रूम की तरफ चले गए। बोवन ने ड्रोन का मेमोरी कार्ड और वीडियो दोबारा दिखाया। अर्जुन ने सिटी का डिजिटल मैप टेबल पर खोल दिया। बॉस, ड्रोन इस डायरेक्शन से आया था और वापस भी इसी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। कियन ने मैप पर एक जगह की तरफ इशारा किया। यहाँ एक पुरानी फैक्ट्री है, कई सालों से बंद पड़ी है। वागजी कुछ पाल तक मैप को देखता रहा। फिर उसने शांत आवाज में कहा, आज रात कोई अटैक नहीं होगा। ये सिर्फ ह्यूम बाहर निकलने की चाल है। सब लोग अपनी पोजीशन पर रहेंगे। जी बॉस। सब अपने ऑर्डर्स लेकर बाहर चले गए। रूम में सिर्फ वागजी और वीइंग रह गए। वीइंग धीरे से उसके पास आया। तुम थक गए हो, वागजी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा। जब तुम पास होते हो थकान कम लगती है। वीइंग हंस पड़ा। अच्छा, तो फिर डॉक्टर वीइंग का पहला ऑर्डर है, आज तुम 1 घंटे तक कोई काम नहीं करोगे। वागजी ने पूछा, और उस 1 घंटे में क्या करूंगा? वीइंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे साथ चलो। दोनों मैंशन के पिछले हिस्से में बने छोटे से ग्लास गज़ीबो तक आ गए। अंदर सिर्फ हल्की गोल्डन लाइट्स जल रही थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी। वीइंग सोफा पर बैठ गया। वागजी भी उसके पास बैठ गया। दोनों के कंधे एक दूसरे को छू रहे थे। वीइंग ने धीरे से अपना सिर वागजी के कंधे पर रख दिया। आज जैब ड्रोन वाला वीडियो देखा, मुझे एक पाल के लिए लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। वागजी ने तुरंत उसकी तरफ मुड़कर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया। मेरी तरफ देखो। वीइंग ने धीरे से उसकी आंखों में देखा। जब तक मेरी सांस चल रही है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। वीइंग की आंखों में नामी आ गई। उसने बिना सोचे वागजी को जोर से गले लगा लिया। वागजी ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसने बहुत नरमी से वीइंग की पीठ पर अपना हाथ फिराया। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। कुछ देर बाद वीइंग हल्का सा पीछे हटा। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। उनके बीच का फासला धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन इसी पाल बोवन का फोन बज उठा। बॉस, हमारे आदमी ने कंफर्म किया है, पुरानी फैक्ट्री के अंदर मास्टर वेन खुद मौजूद है और लगता है वो कल सुबह अपनी पहली बड़ी चाल चलने वाला है। वागजी की आंखें एक पाल में ठंडी हो गई। उसने फोन बंद किया। फिर वीइंग का हाथ दोबारा थाम लिया। कल से सिर्फ जंग नहीं शुरू होगी, हमारी किस्मत का इम्तिहान भी शुरू होगा। सुबह होने में अभी कुछ ही घंटे बाकी थे। पूरा मैंशन बिल्कुल शांत था, लेकिन सिक्योरिटी टीम की एक भी नज़र अपनी पोजीशन से नहीं हटी थी। कंट्रोल रूम में बोवन हर स्क्रीन पर नजर रखे हुए था। अर्जुन और कियन अपनी टीम्स के साथ रेडी था। दूसरी तरफ वागजी अपने ऑफिस की बड़ी खिड़की के सामने खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मास्टर वेन की अगली चाल क्या होगी। तभी धीरे से दरवाजा खुला। वीइंग अंदर आया। उसने देखा वागजी ने पूरी रात शायद एक पाल के लिए भी आराम नहीं किया था। वीइंग बिना कुछ कहे उसके पास गया और पीछे से धीरे से उसकी कमर को पकड़ लिया। वागजी एक पाल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसने अपना हाथ वीइंग के हाथ पर रख दिया। तुम सोए नहीं, वीइंग ने धीमी आवाज में कहा। तुम्हारे बिना नींद ही नहीं आई। ये सुनकर वागजी धीरे से उसकी तरफ मुद्दा। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। वीइंग ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। तुम बहुत थक गए हो। वागजी हल्का सा मुस्कुराया। लेकिन तुम्हें देखते ही थकान कम हो जाती है। वीइंग ने शार्मिट हुए उसकी टाई ठीक की। फिर उसके कोट का कॉलर सीधा किया। अब ठीक लग रहे हो। वागजी उसकी हर छोटी हरकत को महसूस कर रहा था। उसने धीरे से वीइंग की कलाई पकड़ी और उसे अपने और करीब कर लिया। अब दोनों के बीच सिर्फ कुछ इंच का फासला था। वीइंग की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से पूछा, ऐसे क्या देख रहे हो? वागजी की आवाज बहुत नर्म थी। बस तुम्हें, और जितना देखता हूँ उतना ही कम लगता है। वीइंग की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने धीरे से अपना माथा वागजी के कंधे पर रख दिया।
कुछ पाल दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ उस खामोशी को महसूस करते रहे। फिर वीइंग ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, आज चाहे कुछ भी हो, एक प्रॉमिस करो। वागजी ने उसकी आंखों में देखा। कैसा प्रॉमिस? खुद को कभी अकेला मत समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वागजी के चेहरे पर पहली बार दिल से निकली मुस्कान आई। उसने बहुत नरमी से वीइंग के माथे पर एक प्यारा सा किस रख दिया। थैंक यू, मेरे साथ रहने के लिए। उसी वक्त बोवन ने ऑफिस का दरवाजा नॉक किया। बॉस, इमरजेंसी। पुरानी फैक्ट्री के बाहर हमारे स्काउट्स पहुंच गए हैं, लेकिन अंदर सिर्फ कुछ गार्ड्स नहीं, पूरी आर्म्ड टीम मौजूद है। और एक और बात, उन्होंने फैक्ट्री के अंदर वेन फैमिली का झंडा लगा दिया है। ये सीधा चैलेंज है। वागजी की आंखें एक पाल में शांत से ठंडी हो गई। उसने अपना ब्लैक सूट ठीक किया, फिर वीइंग का हाथ पकड़कर धीरे से बोला, अब वक्त आ गया है इस जंग को खत्म करने का। वीइंग ने बिना डर उसका हाथ और मजबूती से थाम लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर। वागजी ने उसकी तरफ देखकर सिर हिला दिया और दोनों ऑफिस से बाहर निकल गए। गैलरी में खड़े अर्जुन, कियन और बोवन उनका इंतजार कर रहे थे। मैंशन के बाहर ब्लैक लक्जरी एसयूवीज की लंबी लाइन तैयार खादी थी। दूर कहीं पुरानी फैक्ट्री के अंदर मास्टर वेन चेसबोर्ड पर आखिरी मोहरा रखते हुए धीरे से मुस्कुराया। आखिरकार माफिया किंग खुद मेरे पास आ रहा है। ब्लैक लक्जरी एसयूवीज तेज रफ्तार से पुरानी फैक्ट्री की तरफ बढ़ रही थी। सबसे आगे वाली गाड़ी में वागजी और वीइंग साथ बैठे थे। बोवन फ्रंट सीट पर बैठा पूरे राउट पर नजर रखे हुए था। अर्जुन और कियन अपनी टीम्स के साथ पीछे आ रहे थे। कार के अंदर अजीब सी खामोशी थी। वीइंग ने धीरे से वागजी का हाथ पकड़ लिया। नर्वस हो? वागजी ने उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। जब तक तुम मेरे साथ हो। नहीं। वीइंग ने उसकी उंगलियों को और मजबूती से थाम लिया। फिर आज हम दोनों साथ ही वापस आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। कुछ ही देर बाद गाड़ियां पुरानी फैक्ट्री से कुछ दूर रुक गई। सब गार्ड्स अपनी पोजीशन लेने लगे। बोवन ने मैप खोलकर धीरे से कहा, बॉस, फैक्ट्री के 4 एंट्रेंस है, लेकिन सिर्फ एक ही गेट खुला है, बाकी 3 सिर्फ ट्रैप हो सकते हैं। वागजी ने शांत आवाज में जवाब दिया, कोई भी बिना ऑर्डर के अंदर नहीं जाएगा। सब लोग सिर हिलाकर अपनी जगह पर खड़े हो गए। तभी फैक्ट्री का बड़ा लोहे का गेट धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से एक आदमी बाहर निकला। ब्लैक सूट, सेफ्ड ग्लव्स और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान। उसने जोर से ताली बजाई। माफिया किंग, बहुत इंतजार करवाया तुमने। वागजी ने उससे पहचान लिया। रोनन। रोनन मुस्कुराया। लगता है तुमने मुझे भूला नहीं। वागजी ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, मास्टर वेन कहा है। रोनन धीरे से हंसा। मास्टर हर किसी से नहीं मिलते, पहले देखना चाहते हैं कि तुम उस लड़के के लिए कितनी दूर जा सकते हो। ये कहकर उसकी नज़र वीइंग पर टिक गई। वीइंग बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने भी रोनन की आंखों में आंखें डालकर देखा। रोनन मुस्कुराया। सच में, माफिया किंग की चॉइस बुरी नहीं है। ये बात सुनकर वागजी का चेहरा सख्त हो गया। उसने तुरंत वीइंग को अपने पीछे कर लिया। उसके करीब आने की कोशिश भी मत करना। रोनन हंस पड़ा। बस इतनी सी बात पर इतना पॉजेसिव? लगता है मास्टर वेन का अंदाजा बिल्कुल सही था। वीइंग ने धीरे से वागजी की स्लीव पकड़ ली। शांत रहो, ये ह्यूम गुस्सा दिलाना चाहता है। वागजी ने गहरी सांस ली और खुद को संभल लिया। रोनन ने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा वेलवेट बॉक्स निकला। उसने बॉक्स जमीन पर रख दिया। ये मास्टर वेन का पहला गिफ्ट है, अगर हिम्मत है तो खोल कर देख लो। ये कहकर रोनन वापस फैक्ट्री के अंदर चला गया। गेट फिर से बंद हो गया। सबकी नज़र उस छोटे से बॉक्स पर टिक गई। अर्जुन तुरंत आगे बढ़ा। बॉस, हो सकता है ये ट्रैप हो, लेकिन वागजी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वो खुद धीरे धीरे बॉक्स के पास गया। वीइंग भी उसके साथ चल दिया। वागजी ने बॉक्स खोला। अंदर एक सेफ्ड जेड पेंडेंट रखा था। वीइंग की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये तो वही पेंडेंट है जो तुम रोज पहनते थे। वागजी का चेहरा एक पाल में बादल गया। ये पेंडेंट सालों पहले मेरे घर से चोरी हो गया था। बॉक्स के नीचे एक छोटा सा नोट भी था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर अपना अतीत वापस चाहिए तो अपना भविष्य दांव पर लगाना होगा। नोट पढ़ते ही कुछ पाल के लिए पूरी जगह खामोश हो गई। हल्की हवा उस कागज को हिला रही थी। वागजी ने नोट को बिना कुछ कहे अपनी पॉकेट में रख लिया। उसकी नज़र अब भी फैक्ट्री के बंद गेट पर टिकी हुई थी। वीइंग धीरे से उसके पास आया।
ये सब तुम्हें बाहर खींचने के लिए है। ना, वागजी ने शांत आवाज में कहा, ये मुझे मेरी कमजोरी याद दिलाने की कोशिश है, लेकिन उन्हें नहीं पता मेरी सबसे बड़ी ताकत भी मेरे साथ ही खादी है। ये कहकर उसने एक पाल के लिए वीइंग की तरफ देखा। वीइंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बोवन आगे बढ़ा, बॉस, हमारी टीम ने पूरी फैक्ट्री स्कैन कर ली है। अंदर बहुत सारे हिडन कैमरास लगे हुए हैं। लगता है ये लोग हमारी हर मूवमेंट देख रहे हैं। वागजी ने तुरंत फैसला लिया, सब लोग वापस मैंशन चलते हैं। हम उनके गेम में उनके रूल से नहीं खेलेंगे। अर्जुन और कियन ने तुरंत सिक्योरिटी फॉर्मेशन बना दी। सब गाड़ियां वापस मुड़ गई। दूसरी तरफ पुरानी फैक्ट्री के अंदर मास्टर वेन एक बड़ी स्क्रीन पर सब कुछ देख रहा था। रोनन उसके पास खड़ा था। मास्टर, माफिया किंग बिना लेड हाय वापस चला गया। मास्टर वेन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। नहीं, आज वो जीता है, इसलिए कल वो जरूर हारेगा। उसने चेसबोर्ड पर एक और मोहरा आगे बढ़ा दिया। शाम तक सब लोग मैंशन वापस पहुंच गए। लंबे दिन के बाद सब थक चुके थे। वीइंग सीधा टेरेस पर चला गया। आसमान नारंगी रंग में डूब रहा था। वो रेलिंग के सहारे खड़ा हवा महसूस कर रहा था। कुछ ही देर बाद वागजी भी वहां आ गया। उसके हाथ में 2 मग्स था। एक वीइंग को देकर वो उसके पास खड़ा हो गया। आज का दिन अजीब था। वीइंग धीरे से बोला, लेकिन एक बात अच्छी हुई। क्या? तुमने गुस्से में कोई गलत फैसला नहीं लिया। वागजी ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम्हारे होने से मैं पहले से ज्यादा सोचकर फैसले लेने लगा हूँ। वीइंग हंस पड़ा, तो इसका मतलब मेरा असर हो रहा है। बहुत ज्यादा, वागजी ने धीरे से जवाब दिया। हल्की हवा चलने लगी। वीइंग के बाल फिर से उसके चेहरे पर आ गए। वागजी ने नरमी से उन्हें हत्या। उसकी उंगलियां कुछ पाल के लिए वीइंग के गाल पर ठहर गई। वीइंग ने धीरे से अपना हाथ वागजी के हाथ पर रख दिया और इस बार उसने खुद वागजी के और करीब आकर उसके कंधे पर अपना सिर रख दिया। मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। वागजी ने उसके कंधे के आसपास अपना हाथ रख लिया। और मुझे तुम्हारे साथ। दोनों कुछ देर तक खामोशी में शहर की रोशनी देखते रहे। नीचे से सोफिया की आवाज आई, डिनर तैयार है। लेकिन दोनों ने जैसे वो आवाज सुनी ही नहीं। उस पाल उनके लिए सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी ही काफी थी। इसी वक्त बोवन का फोन फिर बाजा। बॉस, एक और खबर मिली है। कल रात शंघाई में एशिया के सबसे बेस्ट चैरिटी गाला का इनविटेशन आया है और उस इनविटेशन पर सिर्फ 2 नाम लिखे हैं, लैन वागजी और वीइंग। बोवन की आवाज गंभीर हो गई। बॉस, मुझे लगता है ये इनविटेशन नहीं, मास्टर वेन का अगला जाल है। बोवन की बात सुनते हाई टेरेस पर फिर से खामोशी छा गई। वागजी ने इनविटेशन अपने हाथ में लिया। गोल्डन एनवलोप पर सिर्फ एक ब्लैक ड्रैगन बना हुआ था। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, शंघाई रॉयल चैरिटी गाला। वीइंग ने धीरे से पूछा, क्या हम जाएंगे? वागजी ने कुछ पाल सोचा, फिर उसने सीधा जवाब दिया, हाँ, अगर मास्टर वेन मुझे बाहर बुलाना चाहता है तो मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन इस बार उसकी हर चाल का जवाब भी मिलेगा। अगली शाम पूरा मैंशन तैयारी में लगा हुआ था। सोफिया ने वीइंग के लिए ब्लैक वेलवेट सूट निकला। सूट पहनकर जैब वीइंग मिरर के सामने खड़ा हुआ, तो वो खुद को पहचान नहीं पा रहा था। तभी दरवाजा खुला, वागजी अंदर आया। उसने ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। कुछ पाल के लिए वक्त जैसे रुक गया। वीइंग धीरे से मुस्कुराया, कैसा लग रहा हूँ? वागजी उसके पास आया, बहुत खूबसूरत, इतना कि आज पूरी शाम सबकी नजर सिर्फ तुम पर होगी। वीइंग ने मजाक में कहा, और तुम्हें जलन होगी। वागजी ने उसकी टाई सीधी करते हुए धीरे से जवाब दिया, जलन नहीं, पोजेसिव जरूर हो जाऊंगा। वीइंग हंस पड़ा। उसने धीरे से वागजी के कोट पर लगा सेफ्ट गुलाब ठीक किया। अब परफेक्ट। वागजी ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। चले। ब्लैक लक्शरी कार्स का कन्वॉय रॉयल होटल के बाहर रुक गया। मीडिया के कैमरास लगातार फ्लैश कर रहे थे। जैसे ही वागजी बाहर उतरा, पूरे एंट्रांस पर खड़े लोग उसकी तरफ देखने लगे। उसने हमेशा की तरह पहले कार का दूसरा दरवाजा खोला और अपना हाथ वीइंग की तरफ बढ़ा दिया। वीइंग मुस्कुराते हुए बाहर उतरा। इस बार उसने बिना झिझक वागजी का हाथ थाम लिया। कैमरास और तेज चमकने लगे। अंदर ग्रैंड बॉलरूम पहले से ही मेहमानों से भरा हुआ था। हर तरफ म्यूजिक और रोशनी थी, लेकिन वागजी की नजर सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी, मास्टर वेन।
तभी होस्ट स्टेज पर आया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की पहली डांस परफॉर्मेंस के लिए हम इनवाइट करना चाहेंगे मिस्टर लैन वागजी और मिस्टर वीइंग को। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। वीइंग ने हैरानी से वागजी की तरफ देखा। लगता है इस बार बचने का कोई चांस नहीं। वागजी ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। तो फिर क्या मुझे ये डांस मिलेगा? वीइंग ने बिना देर किए उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों डांस फ्लोर के बीच आ गए। म्यूजिक धीरे धीरे शुरू हुआ। वागजी ने बहुत नरमी से अपना हाथ वीइंग की कमर पर रखा। वीइंग ने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। दोनों एक ही लहजे में धीरे धीरे डांस करने लगे। पूरा बॉलरूम उन्हें देख रहा था, लेकिन उन दोनों के लिए उस वक्त सिर्फ एक दूसरा ही मौजूद था। डांस के दौरान वीइंग धीरे से फुसफुसाया, सब देख रहे हैं। वागजी ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया, देखने दो, आज मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ। इसी पाल बॉलरूम की दूसरी मंजिल पर खड़ा एक आदमी उन दोनों को शांत नजरों से देख रहा था। उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान थी। उसने धीरे से ईयरपीस में कहा, मास्टर वेन, माफिया किंग जाल में आ चुका है। डांस फ्लोर पर बजती धीमी धुन के साथ वागजी और वीइंग एक ही लहजे में चल रहे थे। पूरे बॉलरूम की नजरें उन दोनों पर टिकी हुई थी, लेकिन दोनों को जैसे किसी और की परवाह ही नहीं थी। वीइंग ने धीरे से मुस्कुराकर पूछा, तुम इतना अच्छा डांस भी कर लेते हो, और क्या क्या छुपा रखा है? वागजी ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ हल्की सी मजबूत की। जो कुछ भी है, सब धीरे धीरे सिर्फ तुम्हें पता चलेगा। ये सुनकर वीइंग के गाल हल्की सी शर्म से लाल हो गए। म्यूजिक धीरे धीरे खत्म हुआ। पूरे हॉल में जोरदार तालियां गूंज उठी। वागजी ने बिना उसका हाथ छोड़े उसे डांस फ्लोर से बाहर ले गया। इसी वक्त एक वेटर 2 ग्लासेस लेकर उनके पास आया। सर, आपके लिए स्पेशल वेलकम ड्रिंक। वागजी ने ग्लास की तरफ देखा, फिर बिना पिए हाय उसे वापस ट्रे पर रख दिया। उसकी नज़र एक पाल के लिए वेटर के हाथ पर बनी छोटी सी टैटू पर पड़ी। वेन फैमिली का निशान। वागजी की आंखें तुरंत ठंडी हो गई। उसने धीरे से बोवन की तरफ देखा। बोवन समझ गया। वो बिना शोर मचाए वेटर का पीछा करने लगा। वीइंग ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? वागजी ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस मेरे पास ही रहना। ये कहकर उसने वीइंग का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। बॉलरूम के एक कोने में दोनों कुछ देर खड़े बात करते रहे। वीइंग ने मजाक में कहा, तुम सच में बहुत पॉजेसिव हो। वागजी ने सीधा जवाब दिया, हाँ, तुम्हारे लिए। वीइंग हंस पड़ा, मुझे ये बिल्कुल बुरा नहीं लगता। ये सुनकर वागजी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बहुत धीरे से वीइंग के कंधे से एक छोटा सा धूल का जर्रा हटा दिया। हर छोटी सी बात में उसकी नज़र सिर्फ वीइंग पर ही थी। कुछ देर बाद बोवन वापस आया। बॉस, वो वेटर गायब हो गया, लेकिन उसके लॉकर से ये मिला है। उसने एक छोटी सिल्वर की वागजी के हाथ में रख दी। की के साथ एक फोल्डेड नोट भी था। उस नोट पर लिखा था, अगर सच देखना है तो आज रात 12 बजे होटल की रूफटॉप पर आना, अकेले। वीइंग ने नोट पढ़कर तुरंत कहा, ये ट्रैप है, मत जाओ। वागजी ने उसकी तरफ देखा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, और तुम्हें भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसी वक्त बॉलरूम की लाइट्स एक पाल के लिए धीमी हो गई। सब लोग हैरानी से इधर उधर देखने लगे। फिर स्टेज पर एक बड़ी स्क्रीन खुद ऑन हो गई। स्क्रीन पर सिर्फ एक चेहरा दिखाई दिया, मास्टर वेन। उसने शांत मुस्कान के साथ कैमरा की तरफ देखा और धीरे से कहा, वेलकम माफिया किंग। आज की रात सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अब शुरू होगा। मास्टर वेन का चेहरा पूरी स्क्रीन पर दिख रहा था। पूरा बॉलरूम एक पाल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। सब लोग हैरानी से स्क्रीन की तरफ देखने लगे। मास्टर वेन धीरे से मुस्कुराया, लैन वागजी, बहुत सालों बाद तुम्हें इतना खुश देखा है। सच कहूँ, तुम पर ये मुस्कान अच्छी लगती है, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं रहेगी। स्क्रीन अचानक बंद हो गई। हॉल में हल्की सी हलचल मच गई। गेस्ट्स एक दूसरे से बातें करने लगे। बोवन तुरंत सिक्योरिटी टीम के साथ कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ा। अर्जुन और कियन ने पूरे बॉलरूम को घेर लिया। वागजी बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे उसे गुस्सा नहीं, बस इंतजार हो। वीइंग धीरे से उसके पास आया। उसने बिना कुछ कहे वागजी का हाथ पकड़ लिया। वागजी ने उसकी तरफ देखा, तुम ठीक हो? वीइंग मुस्कुराया, ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हारा साथ चाहिए। ये सुनकर वागजी की आंखों की सख्ती कुछ पाल के लिए पिघल गई।
उसने धीरे से वीइंग की उंगलियों को अपनी उंगलियों में पिरो दिया। हमेशा। इसी वक्त बोवन वापस आया। बॉस, स्क्रीन होटल के सिस्टम से हैक नहीं हुई। किसी ने बॉलरूम के अंदर ही टेम्परेरी ट्रांसमीटर लगाया था, लेकिन उसे एक्टिवेट करने के बाद तुरंत हटा दिया गया। वागजी ने पूछा, सीसीटीवी? बोवन ने सिर हिला दिया। सिर्फ एक आदमी कैमरा से बचता हुआ रूफटॉप की तरफ गया था। वागजी की नज़र उस सिल्वर की पर गई। उसने धीरे से कहा, तो इनविटेशन सच था। वीइंग ने तुरंत उसकी तरफ देखा। तुम रूफटॉप पर जाने का सोच रहे हो? वागजी ने शांत आवाज में जवाब दिया, सिर्फ देखने के लिए, लड़ने के लिए नहीं। रात के ठीक 12 बजे, होटल का रूफटॉप। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पूरा शंघाई नीचे रोशनियों में जगमगा रहा था। वागजी, वीइंग, बोवन, अर्जुन और कियन संभलकर रूफटॉप पर पहुंच गए। हर कोने को ध्यान से चेक किया गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हवा के साथ एक सेफ लिफाफा धीरे से उनके पास आ गिरा। अर्जुन ने उसे उठाया। अंदर एक पुरानी फोटोग्राफ थी। तस्वीर में एक छोटा सा लड़का अपने पिता का हाथ पकड़े मुस्कुरा रहा था। वो लड़का वागजी था। तस्वीर के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, हर राज की शुरुआत तुम्हारे घर से हुई थी और उसका अंत भी वही होगा। वागजी की उंगलियां तस्वीर पर ठहर गई। वीइंग ने उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखा। हम सच तक जरूर पहुंचेंगी। वागजी ने उसकी तरफ देखा। उस पाल उसकी आंखों में पहली बार सिर्फ गुस्सा नहीं था, सच जानने की जिद भी थी। लेकिन उन सबसे अनजान, रूफटॉप से कुछ दूर एक दूसरी बिल्डिंग की छत पर मास्टर वेन खुद खड़ा था। उसने बाइनोक्यूलर्स से वागजी और वीइंग को देखा, फिर धीरे से मुस्कुराया। अब तुम दोनों मेरे सबसे बड़े खेल के बिल्कुल करीब आ चुके हो। रूफटॉप पर हवा और तेज चलने लगी। वागजी ने पुरानी फोटोग्राफ को एक बार फिर ध्यान से देखा। उसकी नज़र तस्वीर के कोने पर बने एक छोटे से सिंबल पर जाकर रुक गई। ये लैन फैमिली का प्राइवेट मार्क है। ये तस्वीर सिर्फ हमारे फैमिली आर्काइव में थी। वीइंग ने हैरानी से पूछा, मतलब किसी ने तुम्हारे घर के अंदर से ये निकाली है? वागजी ने धीरे से सिर हिला दिया। हाँ, और इसका मतलब है हमारे बीच कोई ऐसा है जो मास्टर वेन को सारी खबर दे रहा है। ये बात सुनकर बोवन, अर्जुन और कियन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैंशन वापस आते ही सब कॉन्फ्रेंस रूम में जमा हो गए। दरवाजा बंद होते ही वागजी ने शांत आवाज में कहा, आज से मैंशन का हर स्टाफ, हर गार्ड और हर एम्प्लॉय दोबारा वेरीफाई होगा। किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं किया जाएगा। जी बॉस, सबने एक साथ जवाब दिया। मीटिंग खत्म होने के बाद सब बाहर चले गए। रूम में सिर्फ वागजी और वीइंग रह गए। वीइंग धीरे से उसके पास आया। तुम सब पर शक करोगे? वागजी ने उसकी तरफ देखा। नहीं, सिर्फ उन पर जो मेरे अपनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वीइंग ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। फिर एक काम करो, मुझ पर कभी शक मत करना। वागजी ने बिना एक पाल सोचे जवाब दिया, कभी नहीं। तुम पर भरोसा मेरी सांसों जितना सच है। वीइंग के चेहरे पर शर्म भरी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से वागजी को गले लगा लिया। कुछ पाल दोनों वैसे ही खड़े रहे। वागजी ने उसकी पीठ पर बहुत नरमी से अपना हाथ फिराया। मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा, वीइंग ने धीमी आवाज में कहा, और मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। सुबह होते हाय सोफिया ब्रेकफास्ट लेकर डाइनिंग हॉल में आई। आज का माहौल पहले से हल्का था। वीइंग ने जानबूझकर वागजी की प्लेट में उसकी पसंद का डेजर्ट रख दिया। बोवन ये देखकर मुस्कुराने लगा। बॉस, लगता है अब आपके ऑर्डर से पहले सर के ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। अर्जुन और कियन भी हल्की सी हंसी रोक नहीं पाए। वागजी ने पहली बार सबके सामने मुस्कुराकर कहा, इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सब हैरान रह गए। इतने सालों में किसी ने वागजी को इतना रिलैक्स्ड कभी नहीं देखा था। लेकिन उसी वक्त कॉन्फ्रेंस रूम के सिक्योर फोन की घंटी बज उठी। बोवन ने कॉल रिसीव की। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। बॉस, हमारे हांगकांग वेयरहाउस पर अटैक हुआ है। किसी ने कोई माल नहीं चुराया, सिर्फ एक चीज लेकर गया है। वागजी ने पूछा, क्या? बोवन ने धीरे से जवाब दिया, लैन फैमिली की पुरानी सीक्रेट फाइल। और सीसीटीवी में जाने से पहले दीवार पर सिर्फ एक नाम लिखा गया था, वेन रुओहान। रूम में फिर से गहरी खामोशी छा गई। इस बार मास्टर वेन ने पहली बार अपना असली नाम छोड़ दिया था, जैसे वो खुद वागजी को खुली चुनौती दे रहा हो। कॉन्फ्रेंस रूम में किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वेन रुओहान का नाम सुनते ही माहौल और भारी हो गया। वागजी ने धीरे से अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की की तरफ देखा।
उसकी आंखों में फिर वही ठंडी शांति लौट आई थी। बोवन ने धीमी आवाज में पूछा, बॉस, क्या ये वही आदमी है जिसने सालों पहले लैंड फैमिली पर हमला किया था? वागजी ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, हाँ, और अब वो अपना अधूरा काम पूरा करना चाहता है। रूम में खड़े सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। बीइंग धीरे से वागजी के पास आया। उसने बहुत नरमी से उसका हाथ पकड़ लिया। तुम अकेला ये सब नहीं संभालोगे, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वागजी ने उसकी तरफ देखा। उस पाल उसकी आंखों की सख्ती फिर से पिघल गई। उसने धीरे से बीइंग की उंगलियों को छुमा। सिर्फ तुम्हारे होने से ही मुझे हिम्मत मिलती है। बोवन ने हल्का सा मुस्कुराकर नजर झुका ली। अर्जुन और कियन भी चुपचाप रूम से बाहर निकल गए। अब कॉन्फ्रेंस रूम में सिर्फ वागजी और बीइंग बचे थे। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखते रहे। बीइंग धीरे से मुस्कुराया। आज तुम्हें एक सरप्राइज देना है, वागजी ने हैरानी से पूछा। सरप्राइज? बीइंग उसका हाथ पकड़कर मैंशन के म्यूजिक रूम में ले गया। रूम के बीच वही ग्रैंड पियानो रखा था। बीइंग उसके सामने बैठ गया। मैंने चुपके चुपके प्रैक्टिस की है, गलती होगी तो हंसना मत। उसने धीरे धीरे पियानो बजाना शुरू किया। धुन अभी परफेक्ट नहीं थी, कभी सुर टूट जाता, कभी रिदम, लेकिन हर नोट में उसकी मेहनत और सच्चाई थी। वागजी चुपचाप उसे देखता रहा। म्यूजिक खत्म हुआ। बीइंग शार्मिट हुए बोला, कैसा था? वागजी धीरे से उसके पास आया। उसने बहुत नरमी से बीइंग के दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत म्यूजिक। ये सुनकर बीइंग के चेहरे पर खुशी चमक उठी। उसने मजाक में कहा, झूठ बोल रहे हो? वागजी हल्का सा हंस दिया। माफिया किंग झूठ बहुत कम बोलता है। दोनों एक साथ हंस पड़े। उसी हंसी के बीच वागजी ने धीरे से बीइंग को अपनी बाहों में खींच लिया। इस बार बीइंग ने भी बिना हिचकिचाहट अपनी बाहें उसकी गर्दन के आसपास रख दी। दोनों कुछ पाल तक एक दूसरे को बस महसूस करते रहे। तभी बोवन ने दरवाजा नॉक किया। बॉस, एक और खबर मिली है। हांगकांग वेयरहाउस से चोरी हुई फाइल सिर्फ बिजनेस रिकॉर्ड्स नहीं थी, उसमें लैंड फैमिली के पुराने एलाइज और एनिमीज की सीक्रेट लिस्ट भी थी। अगर वो लिस्ट वेन रोहान के हाथ लग गई तो बहुत लोग खतरे में आ सकते हैं। वागजी का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। उसने धीरे से बीइंग का हाथ थामा। अब सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए लड़ना होगा। बीइंग ने उसकी आंखों में देखकर मजबूती से सिर हिला दिया। और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। इसी वक्त मैंशन के बाहर एक कॉरियर बाइक आकार रुकी। गार्ड ने पार्सल लेकर बोवन को दिया। पार्सल के अंदर सिर्फ एक कला चेस का किंग रखा था और उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, अगली चाल तुम्हारी है माफिया किंग। कॉन्फ्रेंस रूम की टेबल पर कला चेस का किंग अब भी रखा हुआ था। सबकी नजर उसी पर टिकी थी। वागजी ने उसे अपने हाथ में उठाया। कुछ पाल तक उसे ध्यान से देखता रहा। फिर उसने धीरे से मुस्कुराया। बोवन हैरान हो गया। बॉस, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वागजी ने चेस का किंग वापस टेबल पर रख दिया। क्योंकि वेन रोहान ने पहली बार गलती की है। रूम में खड़े सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। उसने ह्यूम चैलेंज भेजा है, मतलब वो चाहता है कि मैं उसके हिसाब से चलूं। लेकिन इस बार चाल मेरी होगी। अर्जुन ने तुरंत पूछा, ऑर्डर बॉस। वागजी ने कॉन्फ्रेंस टेबल पर शंघाई का डिजिटल मैप खोल दिया। हांगकांग वेयरहाउस से चोरी हुई फाइल असली नहीं थी। सब लोग एक साथ हैरान रह गए। बोवन ने पूछा, मतलब? वागजी ने शांत आवाज में जवाब दिया, 3 साल पहले मैंने असली फाइल को एक सीक्रेट वॉल्ट में शिफ्ट कर दिया था। वेयरहाउस में सिर्फ उसकी कॉपी राखी थी। वेन रोहान को लग रहा है कि उसने सब कुछ जीत लिया, लेकिन उसके हाथ सिर्फ एक अधूरी कहानी लगी है। कियन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बॉस, ये तो बहुत बड़ी चाल थी। वागजी ने धीरे से सिर हिला दिया। असली गेम अब शुरू होगी। मीटिंग खत्म होते ही सब अपने काम में लग गए। बीइंग बालकॉनी में खड़ा शहर को देख रहा था। वागजी धीरे से उसके पास आया। क्या सोच रहे हो? बीइंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस ये कि तुम हमेशा सबसे 2 कदम आगे कैसे सोच लेते हो। वागजी उसके बिल्कुल पास आ गया। मैंने जिंदगी भर दुश्मनों से लड़ना सीखा है, लेकिन प्यार करना, ये मैंने सिर्फ तुमसे सीखा है। बीइंग की सांसें एक पाल के लिए थम सी गई। उसने धीरे से वागजी का हाथ पकड़ा। और अगर एक दिन ये सब खत्म हो गया, वागजी ने उसकी बात पूरी की, तो हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ सिर्फ सुकून होगा। ना माफिया, ना खून, ना दुश्मनी, सिर्फ तुम और मैं। बीइंग की आंखों में नामी सी आ गई।
उसने धीरे से अपना सिर वागजी की चेस्ट पर रख दिया। वागजी ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। कुछ देर तक दोनों वैसे ही खड़े रहे। खिड़की से आती हल्की बारिश की बूंदें हवा के साथ अंदर आ रही थी। वीइंग ने मुस्कुराकर बाहर देखा। बारिश शुरू हो गई। चलो बाहर चलते हैं। वागजी ने पहली बार बिना सोचे हाँ कर दी। दोनों मैंशन के गार्डन में आ गए। हल्की बारिश उनके चेहरों पर गिर रही थी। वीइंग बच्चों की तरह बारिश में घूमने लगा। उसकी हंसी पूरे गार्डन में गूंज रही थी। वागजी बस उसे देखकर मुस्कुराता रहा। अचानक वीइंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे भी अपनी तरफ खींच लिया। अब सिर्फ मुझे मत देखो, एंजॉय भी करो। वागजी ने धीरे से उसकी कमर थाम ली और दोनों हल्की बारिश में धीरे धीरे घूमने लगे। उस पाल ना किसी को माफिया याद था, ना दुश्मन, ना कोई गैंग, सिर्फ दो धड़कते हुए दिल थे जो एक दूसरे के और करीब आ रहे थे। लेकिन मैंशन की बाउंड्री के बाहर खादी एक ब्लैक कार से कोई ये सब देख रहा था। रोनन ने फोन मिलाया। मास्टर, अब मुझे यकीन हो गया। वागजी की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ताकत बन चुकी है। फोन के दूसरी तरफ वेन रोहान की ठंडी आवाज सुनाई दी। ठीक है, अब अगला वार सीधा वीइंग पर होगा। रात की बारिश धीरे धीरे रुक चुकी थी। गार्डन की मिट्टी से हल्की सी खुशबू आ रही थी। वागजी और वीइंग अब भी एक साथ खड़े थे। वीइंग ने मुस्कुराकर अपने बालों से पानी झटका। कुछ बूंदें सीधा वागजी के चेहरे पर आ गिरी। वागजी ने उसकी तरफ देखा। तुमने जानबूझकर किया। वीइंग हंस पड़ा। हो सकता है, और अगर किया भी हो तो। वागजी धीरे से उसके करीब आया। तो सजा भी मिलेगी। वीइंग ने मजाक में एक कदम पीछे लिया, लेकिन अगले ही पाल वागजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वीइंग सीधा उसकी बाहों में आ गया। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल गई। वीइंग धीरे से बोला, सब देख लेंगे। वागजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, देखने दो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीइंग के गाल फिर से लाल हो गए। उसने शार्मिट हुए अपना चेहरा वागजी की चेस्ट में छुपा लिया। वागजी ने बहुत नरमी से उसके बालों पर हाथ फिराया। तुम्हारे साथ ये कुछ पाल मेरी पूरी दुनिया से ज्यादा कीमती है। वीइंग ने धीरे से उसकी तरफ देखा। और मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए, चाहे कुछ भी हो। इसी वक्त सोफिया छाता लेकर गार्डन में आ गई। सर, आप दोनों भीग गए हैं, प्लीज अंदर चलिए। वीइंग हंस दिया। ठीक है सोफिया, हम अभी आते हैं। मैंशन के अंदर आकर सोफिया ने दोनों के लिए गर्म कॉफी और स्नैक्स तैयार कर दिए। डाइनिंग हॉल में पहली बार इतना हल्का माहौल था। अर्जुन ने मजाक करते हुए कियन से कहा, बॉस पहले कभी इतना स्माइल नहीं करते थे। कियन भी मुस्कुराया। लगता है सर ने बॉस की पूरी पर्सनैलिटी ही बदल दी। बोवन चुपचाप ये सब देखकर खुश था। उसने दिल ही दिल में सोचा, शायद बॉस को वही मिल गया है जिसकी कमी इतने सालों से थी। लेकिन उसी पाल सिक्योरिटी अलार्म जोर से बज उठा। कंट्रोल रूम की सारी स्क्रीन्स एक साथ रेड हो गई। बोवन तुरंत भागकर अंदर गया। बॉस, इमरजेंसी। मैंशन के बाहर एक ट्रक खड़ा है, लेकिन ड्राइवर गायब है। अर्जुन और कियन तुरंत अपनी टीम्स के साथ मेन गेट की तरफ दौड़े। बॉम्ब स्क्वाड ने ट्रक को घेर लिया। ट्रक का दरवाजा धीरे से खोला गया। अंदर ना कोई बॉम्ब था, ना कोई आदमी, सिर्फ एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स रखा था। उस गिफ्ट बॉक्स पर एक ब्लैक रिबन बंधा हुआ था और ऊपर एक कार्ड लगा था। कार्ड पर सिर्फ इतना लिखा था, माफिया किंग, अगर अपने प्यार को बचाना चाहते हो तो कल रात पुराने लैंड मैंशन में अकेले आना, वरना अगला सरप्राइज इतना आसान नहीं होगा। वागजी ने कार्ड को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में पहली बार साफ गुस्सा दिखाई दिया। वीइंग उसके बिल्कुल पास आ खड़ा हुआ। उसने धीरे से वागजी का हाथ थाम लिया। हम उसके जाल में फिर से नहीं फेजेंज। इस बार हम उससे उसी के खेल में हराएंगे। वागजी ने वीइंग की तरफ देखा और उसकी आंखों में पहली बार एक नया फैसला नजर आया। इस बार शिकार हम नहीं होंगे। इस बार शिकार वेन रोहान होगा। कॉन्फ्रेंस रूम में पुराने लैंड मैंशन का ब्लूप्रिंट टेबल पर फैला हुआ था। बोवन ने हर एंट्रेंस को स्क्रीन पर हाईलाइट किया। बॉस, इनविटेशन में लिखा है कि आपको अकेले आना है, लेकिन ह्यूम पता है ये सिर्फ एक ट्रैप है। अर्जुन ने तुरंत कहा, मैं अपनी टीम को मैंशन के बाहर छुपा देता हूँ। कियन ने भी सिर हिला दिया, और मैं रियर एंट्रेंस कवर करूंगा। वागजी कुछ देर तक ब्लूप्रिंट देखता रहा। फिर उसने शांत आवाज में कहा, कोई भी बिना मेयर सिग्नल के अंदर नहीं आएगा। सबने एक साथ सिर हिला दिया। मीटिंग खत्म हुई तो सब बाहर निकल गए। रूम में सिर्फ वागजी और वीइंग रह गए।
वीइंग धीरे धीरे उसके पास आया। तुम सच में जाओगे? वागजी ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, लेकिन इस बार सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, सब कुछ खत्म करने के लिए। वीइंग की आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उसने बिना कुछ कहे वागजी का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। प्रॉमिस करो, जल्दी वापस आओगे। वागजी ने उसकी उंगलियों को धीरे से दबाया। मैं हमेशा तुम्हारे पास वापस आता हूँ, और इस बार भी आऊंगा। वीइंग ने धीरे से उसके कोट का कॉलर ठीक किया, जैसे वो हर बार करता था। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, लेकिन एक और प्रॉमिस। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो तुम एक पूरा दिन सिर्फ मेरे साथ बिताओगे। ना फोन, ना मीटिंग, ना माफिया, सिर्फ हम दोनों। वागजी के होंठों पर दिल से निकली मुस्कान आ गई। ये प्रॉमिस रहा। उसने बहुत नरमी से वीइंग को अपनी बाहों में खींच लिया। वीइंग ने भी उसे जोर से गले लगा लिया। दोनों कुछ देर तक वैसे ही खड़े रहे, जैसे वक्त वही रुक गया हो। थोड़ी देर बाद वागजी ने उसके माथे को अपने माथे से छुआ और धीरे से कहा, अपना ख्याल रखना। वीइंग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सिर्फ टैब। जब तुम भी अपना ख्याल रखोगे। रात के 11 बजे ब्लैक लक्जरी एसयूवी पुराने लैंड मैंशन के बाहर रुक गई। पूरा महल अंधेरे में डूबा हुआ था। टूटी हुई खिड़कियां, पुराने दरवाजे और हर तरफ सन्नाटा। वागजी अकेला गाड़ी से उतरा। दूर खड़ा बोवन ईयरपीस में धीरे से बोला, बॉस, हम सब अपनी पोजीशन पर है, बस आपके सिग्नल का इंतजार रहेगा। वागजी बिना जवाब दिए धीरे धीरे मैंशन के अंदर चला गया। पुरानी दीवारों पर लैंड फैमिली की पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी। हर कदम के साथ पुरानी यादें उसके सामने लौट रही थी। तभी अंधेरे हॉल में किसी की ताली की आवाज गूंजी। एक ड्यूटीन। वागजी ने बिना घबराए उस आवाज की तरफ देखा। अंधेरे से वेन रूहान बाहर आया। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। आखिरकार, लैन वागजी, तुम वापस अपने घर आ ही गए। और आज मैं तुम्हें व्हाट्सएप बताने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। पुराने लैंड मैंशन के अंधेरे हॉल में सिर्फ 2 लोग एक दूसरे के सामने खड़े थे, लैन वागजी और वेन रूहान। टूटी हुई खिड़कियों से आती ठंडी हवा पूरी जगह में गूंज रही थी। वेन रूहान धीरे धीरे वागजी की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी। बहुत साल हो गए, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे लगने लगे हो। वागजी की आवाज बिल्कुल शांत थी। सीधी बात करो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वेन रूहान हल्का सा हंस पड़ा। क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो सिर्फ उस जगह बताए जा सकते हैं जहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी। उसने अपनी पॉकेट से एक पुरानी चाबी निकाली और हॉल के कोने में राखी एक पुरानी अलमारी का लॉक खोल दिया। अलमारी के पीछे एक सीक्रेट पैसेज था। वेन रूहान अंदर चला गया, वागजी बिना डर उसके पीछे चल दिया। कुछ मिनट बाद दोनों एक पुराने अंडरग्राउंड रूम में पहुंचे। रूम के बीच एक बड़ी टेबल राखी थी। उस पर पुरानी फाइल्स और फोटोग्राफ्स बिखरी हुई थी। वेन रूहान ने एक फोटो उठाकर वागजी की तरफ बढ़ा दी। ये देखो। वागजी ने फोटो देखी। उस फोटो में उसके पिता और एक दूसरा आदमी साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। वागजी ने हैरानी से पूछा, ये कौन है? वेन रूहान ने धीरे से जवाब दिया, ये मेरे बेड भाई है और तुम्हारे पिता के सबसे करीबी दोस्त थे। वागजी कुछ पाल के लिए चुप हो गया। ये नामुमकिन है, हमारी फैमिलीज तो हमेशा से दुश्मन थी। वेन रूहान की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। नहीं, दुश्मनी बाद में शुरू हुई थी। पहले हम एक ही तरफ थे, लेकिन किसी तीसरे इंसान ने हम सबको एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। वागजी की नज़र उस फोटो पर टिक गई। उसके दिमाग में कई सवाल एक साथ घूमने लगे। इसी वक्त मैंशन के बाहर वीइंग बालकॉनी में खड़ा बार बार अपने फोन की स्क्रीन देख रहा था। उसका दिल अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। सोफिया उसके पास आई। सर, आपने डिनर भी नहीं किया। वीइंग ने हल्की सी मुस्कान दी। जब तक वागजी वापस नहीं आता, मुझे भूख नहीं लगेगी। तभी बोवन का सिक्योर फोन बज उठा। बॉस से कनेक्शन अचानक कट हो गया है। अर्जुन ने तुरंत अपनी गुन संभाली। कियन ने सिक्योरिटी टीम को सिग्नल दिया। सब लोग अपनी पोजीशन पर आ गए। बोवन की आवाज गंभीर हो गई। कुछ गड़बड़ है, अंदर कुछ जरूर हुआ है, लेकिन बॉस का ऑर्डर था, सिग्नल के बिना कोई अंदर नहीं जाएगा। वीइंग ये सब सुन रहा था। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर मजबूत आवाज में बोला, बस बहुत हुआ, मैं और इंतजार नहीं करूंगा। मैं वागजी को अकेला नहीं छोड़ सकता।
ये कहकर वीइंग मैंशन की तरफ चल दिया और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये फैसला पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला था। जैसे ही वीइंग ने कार का दरवाज़ा खोला, बोवन उसके सामने आ गया। सर, प्लीज़ रुक जाइए, बॉस ने साफ ऑर्डर दिया था। वीइंग ने शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, और अगर वागजी को मेरी ज़रूरत हो तो क्या मैं सिर्फ ऑर्डर का इंतज़ार करता रहूं? बोवन कुछ पाल के लिए चुप हो गया। अर्जुन और कियन भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आखिर बोवन ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन आप एक पाल के लिए भी हमसे दूर नहीं रहेंगे। सब लोग तुरंत एसयूवीज में बैठ गए। कुछ ही देर में कन्वॉय पुराने लैंड मैंशन के बाहर पहुंच गया। पूरा महल पहले की तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन इस बार एक अजीब सी खामोशी और भी भारी लग रही थी। वीइंग बिना वक्त गवाए अंदर दौड़ गया। वागजी, उसकी आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं आया। तभी उसकी नज़र जमीन पर पड़ी। वहाँ वागजी की वॉच पड़ी थी, वही वॉच जो उसके पिता की निशानी थी। वीइंग का दिल जोर से धड़क उठा। उसने वॉच उठाकर अपने हाथ में मजबूती से पकड़ ली। बोवन ने धीरे से कहा, बॉस कभी ये वॉच खुद से अलग नहीं करते, मतलब कुछ बहुत गलत हुआ है। इसी वक्त नीचे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। सब लोग तुरंत सीक्रेट पैसेज की तरफ भागे। अंडरग्राउंड रूम का दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर जाकर सब एक पाल के लिए रुक गए। रूम बिल्कुल खाली था। ना वागजी, ना वेन रुओहान। सिर्फ टेबल पर एक ब्लैक एनवलोप रखा था। उसके ऊपर वीइंग का नाम लिखा हुआ था। वीइंग ने धीरे से एनवलोप खोला। अंदर एक छोटा सा लेटर था। उस पर लिखा था, वीइंग, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मतलब तुम वैसे ही आए हो जैसा मैंने सोचा था। तुम सच में वागजी की सबसे बड़ी कमजोरी हो। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो कल रात 12 बजे ड्रैगन हार्बर पर अकेला आना। अगर किसी को साथ लाए तो तुम उससे आखिरी बार ही देख पाओगे। लेटर पढ़ते हाई वीइंग का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। उसकी उंगलियां हल्का सा कांपने लगी। बोवन ने तुरंत लेटर उसके हाथ से लिया। सर, ये साफ ट्रैप है। हम आपको अकेला बिल्कुल नहीं जाने देंगे। लेकिन वीइंग की नज़र सिर्फ वागजी की वॉच पर थी। उसने उसे अपनी मुट्ठी में मजबूती से पकड़ लिया और धीरे से बोला, अगर मेरी वजह से वागजी खतरे में है तो उसे वापस लाना भी मेरी जिम्मेदारी है। डोर अंधेरे में छुपा एक सीसीटीवी कैमरा ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। स्क्रीन के दूसरी तरफ वेन रुओहान और रोनन खड़े थे। रोनन मुस्कुराया। मास्टर, प्लान बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। वेन रुओहान ने स्क्रीन पर वीइंग को देखते हुए धीरे से कहा, अब असली खेल शुरू होगा, और इस बार माफिया किंग को बचाने के लिए उसका प्यार खुद मेरे पास आएगा। अंडरग्राउंड रूम में गहरी खामोशी छाई हुई थी। वीइंग अब भी वागजी की वॉच को अपनी मुट्ठी में मजबूती से पकड़े खड़ा था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उस डर से कहीं ज्यादा वागजी को वापस लाने की जिद थी। बोवन उसके पास आया। सर, मैं समझ सकता हूँ आप क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन ड्रैगन हार्बर पर अकेला जाना मतलब सीधा वेन रुओहान के जाल में चलना होगा। वीइंग ने धीरे से सिर उठाया। अगर मैं नहीं गया तो वागजी अकेला होगा, और जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। बोवन कुछ पाल के लिए चुप हो गया। उसने पहली बार समझा, वीइंग सिर्फ वागजी की कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत भी था। कियन ने कॉन्फ्रेंस टैबलेट टेबल पर रख दिया। सर, हमने ड्रैगन हार्बर की सैटेलाइट इमेजेस निकाली है। पूरा एरिया पुराने कंटेनर्स और वेयरहाउस से भरा हुआ है। स्निपर्स के लिए परफेक्ट जगह है। अर्जुन ने भी मैप की तरफ देखते हुए कहा, और समुंदर की तरफ सिर्फ एक एग्जिट है। अगर ट्रैप हुआ तो बाहर निकलना मुश्किल होगा। वीइंग शांत होकर सब सुनता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, हम उनके हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपना प्लान बनाएंगे। सब उसकी तरफ देखने लगे। बोवन ने हैरानी से पूछा, सर, आपके दिमाग में क्या है? वीइंग की आंखों में पहली बार वही कॉन्फिडेंस था जो धीरे धीरे वागजी के साथ रहकर उसमें आ गया था। मैं अकेला जाऊंगा ताकि वेन रुओहान को लगे कि उसका प्लान काम कर गया, लेकिन तुम सब दूर से मेरी सिक्योरिटी करोगे। किसी को भी तब तक सामने नहीं आना जब तक वागजी नजर न आ जाए। बोवन ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। ये रिस्क है, लेकिन शायद यही एक रास्ता है। उसी वक्त एक पुराने वेयरहाउस के अंदर वागजी एक कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ बंधे हुए नहीं थे, लेकिन रूम के बाहर कई आर्म्ड गार्ड्स खड़े थे। वेन रुओहान धीरे धीरे उसके सामने आया। तुम हैरन होग,
मैंने तुम्हें बांधा क्यों नहीं? वागजी ने शांत आवाज में जवाब दिया, क्योंकि तुम जानते हो, मैं भागूंगा नहीं। वेन रोहान मुस्कुराया, बिल्कुल, और मुझे तुमसे एक डील करनी है। वागजी ने उसकी आंखों में देखा, मुझे तुम्हारी किसी डील में कोई दिलचस्पी नहीं। वेन रोहान ने टेबल पर एक फाइल रख दी। ये फाइल देख लो, इसमें तुम्हारे पिता की मौत का असली सच है, और ये भी कि उन्हें किसने धोखा दिया था। वागजी की नज़र फाइल पर टिक गई, लेकिन उसने उसे छुआ भी नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे सच चाहिए, लेकिन अपने प्यार की कीमत पर नहीं। वेन रोहान हल्का सा हंस पड़ा, तो फिर देखते हैं। जैब वीइंग ड्रैगन हार्बर पहुंचता है, तब भी तुम इतनी ही मजबूत बात कर पाते हो या नहीं? ये सुनकर पहली बार वागजी की आंखों में हल्की सी बेचैनी दिखाई दी। उसने धीरे से मुट्ठी बंद कर ली और दिल ही दिल में बस एक ही दुआ मांगी, वीइंग, प्लीज मेरे लिए अपनी जान खतरे में मत डालना। अगली रात ड्रैगन हार्बर की ठंडी हवा समुंदर की लहरों के साथ टकरा रही थी। पूरा हार्बर आधी रात के सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूर दूर तक सिर्फ पुराने कंटेनर्स और बैंड वेयरहाउस नजर आ रहे थे। एक ब्लैक कार धीरे से रुकती है। वीइंग बाहर उतारता है। उसने ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी। उसकी मुट्ठी में अब भी वागजी की पुरानी वॉच थी। उसने गहरी सांस ली और बिना डर आगे बढ़ने लगा। दूर से बोवन अर्जुन और कियन अपनी टीम्स के साथ अलग अलग पोजीशंस ले चुके थे। सबके ईयरपीस ऑन द, लेकिन किसी को भी सामने आने की इजाजत नहीं थी। वीइंग अकेला कंटेनर यार्ड के बीच पहुंच गया। तभी अंधेरे से रोनन बाहर आया। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी। वेलकम वीइंग, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। वीइंग ने सीधा उसकी आंखों में देखा। वागजी कहा है। रोनन हल्का सा हंसा, तुम अब भी सिर्फ उसी की फिक्र कर रहे हो। ये देखकर मुझे उस पर तारास आता है। वीइंग की आवाज मजबूत थी। बकवास बंद करो, मुझे वागजी से मिलाओ। रोनन ने अपनी उंगली से सामने वाले वेयरहाउस की तरफ इशारा किया। वहाँ, लेकिन पहले तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। अकेला अंदर जाओ। वीइंग बिना डर वेयरहाउस की तरफ चल दिया। दूर से बोवन धीरे से बोला, सर, प्लीज संभल कर, हम यहीं हैं। वेयरहाउस के अंदर सिर्फ एक हल्की सी लाइट जल रही थी। बीच में एक कुर्सी राखी थी और उस कुर्सी पर वागजी बैठा था। जैसे ही वीइंग ने उसे देखा, उसकी आंखों में राहत आ गई। वागजी, वागजी ने तुरंत सिर उठाया। वीइंग, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने मना किया था। वीइंग उसके पास आ गया। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ देता? दोनों कुछ पाल तक सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। वीइंग ने धीरे से वागजी का चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया। तुम ठीक हो? वागजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब हूँ, क्योंकि तुम मेरे सामने हो। वीइंग की आंखों में आंसू चमक उठे। उसने बिना सोचे वागजी को जोर से गले लगा लिया। वागजी ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने बहुत नरमी से वीइंग के बालों पर हाथ फिराया। पागल हो तुम, अपनी जान खतरे में डाल दी। वीइंग हल्का सा मुस्कुराया। अगर बात तुम्हारी हो, तो मैं हर खतरा उठा लूंगा। वागजी ने धीरे से उसका माथा छुमा और उसके कन के पास धीमी आवाज में कहा, अब जो भी हो, मेरे पास ही रहना। इसी पाल वेयरहाउस की सारी लाइट्स एक साथ जल उठी। ऊपर की बालकॉनी पर वेन रोहान खड़ा था। उसके आसपास दर्जनों आर्म्ड गार्ड्स थे। उसने ताली बजाते हुए कहा, कितना खूबसूरत मंजर है। अब देखते हैं, प्यार ज्यादा मजबूत है या मेरी चाल। वेयरहाउस की रोशनी से पूरा हॉल जगमगा उठा। ऊपर बालकॉनी पर खड़ा वेन रोहान तालियां बजाता हुआ धीरे से आगे बढ़ा। उसके दोनों तरफ आर्म्ड गार्ड्स खड़े थे। नीचे वागजी और वीइंग अब भी एक दूसरे के बिल्कुल पास खड़े थे। वागजी ने धीरे से वीइंग को अपने पीछे कर लिया। उसकी नज़र हर गार्ड पर थी। वेन रोहान मुस्कुराया, देखा रोनन, मैंने कहा था ना, ये दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। रोनन ने सिर झुका दिया। बिल्कुल मास्टर। वेन रोहान बालकॉनी की रेलिंग पर हाथ रखकर बोला, लैन वागजी, मैं तुम्हें मारना चाहता तो बहुत पहले मार सकता था, लेकिन मौत बहुत आसान सजा होती। मैं तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीनना चाहता हूँ। ये कहकर उसने सीधा वीइंग की तरफ देखा। वागजी की आंखें ठंडी हो गई। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, उसकी तरफ देखना भी मत। वेन रोहान हंस पड़ा। अब भी वही आदत, हर बार उसकी हिफाजत, हर बार उसके सामने खुद खड़े हो जाते हो। वीइंग ने धीरे से वागजी की स्लीव पकड़ ली। मैं ठीक हूँ, वागजी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, जब तक मैं सांस ले रहा हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होगा।
ऊपर बालकनी पर खड़ा वेन रूहान कुछ पाल उन दोनों को देखता रहा। फिर उसने रोनन को इशारा किया। रोनन ने रिमोट का एक बटन दबाया। वेयरहाउस के बीच की जमीन धीरे धीरे खिसकने लगी। नीचे एक पुराना अंडरग्राउंड चेम्बर नजर आया। बीच में एक स्टील बॉक्स रखा था। वेन रूहान बोला, लैन वागजी, तुम इस बॉक्स को पहचानते हो? वागजी ने ध्यान से देखा। उसकी आंखें एक पाल के लिए बादल गई। ये वही फैमिली वॉल्ट था जिसमें लैन फैमिली के सबसे बड़े राज रखे जाते थे। वेन रूहान मुस्कुराया। इसके अंदर वो फाइल है जिसका इंतजार तुम इतने सालों से कर रहे हो, तुम्हारे पिता की मौत का असली सच, और उस इंसान का नाम जिसने तुम्हारी फैमिली के साथ धोखा किया। पूरे वेयरहाउस में सन्नाटा छा गया। वीइंग ने धीरे से वागजी का हाथ थाम लिया। सच जरूरी है, लेकिन अपने आप को मत खोना। वागजी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज पहली बार बहुत नर्म थी। जब तुम मेरे साथ होते हो, मैं कभी खुद को नहीं खो सकता। ये सुनकर वीइंग के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से वागजी के कंधे पर अपना सिर टिकाया। बस एक प्रॉमिस, चाहे अंदर जो भी सच हो, हम दोनों साथ में उसका सामना करेंगे। वागजी ने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में पिरो दिया। प्रॉमिस। इसी वक्त दूर से 3 हल्की लेजर लाइट्स वेयरहाउस की दीवार पर चमकी। ये बोवन अर्जुन और कियन का सीक्रेट सिग्नल था। उनकी टीम्स बिना आवाज के अपनी पोजीशंस ले चुकी थी। वागजी ने एक पाल के लिए ऊपर देखा। उसकी आंखों में हल्का सा भरोसा लौट आया। लेकिन वेन रूहान ये छोटी सी मूवमेंट देख चुका था। उसके होंठों पर फिर से एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है असली खेल की आखिरी बाजी शुरू करने का। वेन रूहान की बात खत्म होते ही पूरे वेयरहाउस में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसने धीरे धीरे बालकनी की सीढ़ियां उतरना शुरू की। हर कदम के साथ उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। रोनन और कई आर्म्ड गार्ड्स उसके पीछे चल रहे थे। कुछ ही पाल में वेन रूहान स्टील वॉल्ट के पास आकर रुक गया। उसने अपना हाथ उस ब्लैक फाइल पर रखा। लैन वागजी, इस फाइल के लिए तुमने सालों तक खून पसीना बहाया है। आज ये तुम्हारे सामने है। बस एक फैसला करना है। उसने धीरे से फाइल उठाई और वागजी की तरफ बढ़ा दी। ये फाइल ले लो और अपने पिता की मौत का असली सच जान लो, या फिर इस लड़के का हाथ पकड़कर यहाँ से चले जाओ। लेकिन उस दिन के बाद तुम कभी सच तक नहीं पहुँच पाओगे। पूरा वेयरहाउस बिल्कुल खामोश था। सबकी नज़र सिर्फ वागजी पर टिकी हुई थी। वीइंग ने धीरे से उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में भरोसा था। वागजी ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बहुत नरमी से वीइंग के गाल को छुआ। मेरी जिंदगी में बहुत सारे राज है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी सच्चाई तुम हो। ये सुनकर वीइंग की आंखें नाम हो गई। उसने धीरे से वागजी की चेस्ट पर अपना हाथ रख दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हर हाल में। वागजी ने बिना एक पाल सोचे वेन रूहान की तरफ देखकर कहा, मुझे कोई फैसला करने की जरूरत नहीं। मेरा फैसला उस दिन हो गया था जिस दिन मैंने वीइंग को अपनी जिंदगी में जगह दी थी। मुझे फाई नहीं चाहिए, मुझे वीइंग चाहिए। ये सुनते हाय वेन रूहान का चेहरा गुस्से से भर गया। तुमने अपनी फैमिली के सच को ठुकरा दिया। वागजी की आवाज पहले से भी ज्यादा मजबूत थी। नहीं, मैंने अपनी फैमिली को नहीं ठुकराया। मैंने उस इंसान को चुना है जो मेरी फैमिली बन चुका है। वीइंग खुद को रोक नहीं पाया। उसने आगे बढ़कर वागजी को जोर से गले लगा लिया। वागजी ने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसने धीरे से वीइंग के माथे को छुमा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं। इसी पाल वेन रूहान ने अपना हाथ ऊपर उठाया। रोनन तुरंत समझ गया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अटैक। अगले ही पाल हर तरफ से आर्म्ड गार्ड्स नीचे की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन उसी वक्त वेयरहाउस की दीवारों के पीछे छिपे बोवन अर्जुन और कियन एक साथ अपनी पोजीशन से बाहर निकले। पूरे वेयरहाउस में गोलियों की आवाज गूंज उठी और माफिया किंग की आखिरी जंग शुरू हो गई। पूरे वेयरहाउस में एक ही पाल में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ गोलियों की आवाज गूंज रही थी। बोवन और उसकी टीम तेजी से गार्ड्स को रोक रही थी। अर्जुन वेस्ट साइड से आगे बढ़ रहा था। कियन ने ईस्ट साइड को पूरी तरह कवर कर लिया। वागजी ने एक हाथ से वीइंग को अपने पीछे रखा और दूसरे हाथ से हर आने वाले हमले का जवाब दिया। वीइंग उसके बिल्कुल करीब था। उसकी नज़र सिर्फ वागजी पर थी। हर बार जब कोई गार्ड करीब आता, वागजी सबसे पहले वीइंग को बचता।
कुछ ही देर में कई गार्ड्स जमीन पर गिर चुके थे। रोनन ने ये सब देखकर गुस्से में अपनी गन निकाल ली। उसने सीधा वीइंग पर निशाना लगा दिया। वागजी की नज़र उस पर पड़ गई। वीइंग झुक जाओ। वीइंग तुरंत नीचे झुक गया। गोली उसके सिर के बिल्कुल ऊपर से निकल गई। वागजी ने बिना वक्त गवाए रोनन की तरफ फायर किया। रोनन पीछे हट गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी मुस्कान थी। इसी बीच वेन रोहान धीरे से स्टील वॉल्ट के पास पहुंच गया। उसने ब्लैक फाइल उठाई और वेयरहाउस के पिछले रास्ते की तरफ चल दिया। बोवन की नज़र उस पर पड़ गई। बॉस, वेन रोहान फाइल लेकर भाग रहा है। वागजी एक पाल के लिए रुका। उसने फाइल की तरफ देखा, फिर वीइंग की तरफ। वीइंग ने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराया। जाओ, मैं ठीक हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। बोवन, अर्जुन और कियन मेरे साथ है। वागजी कुछ पाल उसे देखता रहा, फिर उसने बहुत नरमी से वीइंग का चेहरा अपने हाथों में लिया। एक पाल के लिए दोनों की नज़रें सिर्फ एक दूसरे पर टिक गई। मैं वापस जरूर आऊंगा, ये मेरा वादा है। वीइंग ने धीरे से उसके होंठों पर एक हल्का सा प्यारा किस दिया और मुस्कुराकर कहा, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब जाओ। वागजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने एक बार फिर वीइंग का हाथ दबाया और तेजी से वेन रोहान के पीछे दौड़ गया। रोनन गुस्से से चिल्ला उठा, यूज रोको, कोई भी माफिया किंग को बाहर नहीं जाने दे। लेकिन अर्जुन और कियन उसके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। बोवन वीइंग के पास आया। सर, प्लीज मेरे साथ रहिए, ये जगह अभी भी सेफ नहीं है। तभी वेयरहाउस के बाहर से एक बहुत जोर का धमाका सुनाई दिया। पूरा वेयरहाउस हिल उठा। सब लोग एक पाल के लिए अपनी जगह पर रुक गए और वागजी को पहली बार एहसास हुआ कि वेन रोहान की असली चाल अभी बाकी है। जोरदार धमके की आवाज से पूरा वेयरहाउस कांप उठा। छत से धूल और सीमेंट के टुकड़े नीचे गिरने लगे। हर तरफ धुआं फैल गया। बोवन ने तुरंत वीइंग को अपनी तरफ खींच लिया। सर, इधर, जल्दी। अर्जुन और कियन ने अपनी टीम्स को अलग अलग एग्जिट्स कवर करने का ऑर्डर दिया। किसी को भी बाहर निकलने मत दो। दूसरी तरफ वागजी बिना रुके वेन रोहान के पीछे दौड़ रहा था। पुराने वेयरहाउस के पिछले रास्ते से निकलते ही दोनों खुले डॉक एरिया में पहुंच गए। सामने समुंदर था। किनारे पर एक ब्लैक स्पीडबोट तैयार खादी थी। रोनन पहले ही वहां पहुंच चुका था। उसने इंजन स्टार्ट कर दिया। वेन रोहान स्पीडबोट की तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही वागजी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। वेन रोहान हल्का सा मुस्कुराया। तुम अब भी वही गलती कर रहे हो लैन वागजी। तुम हमेशा दिल से सोचते हो और मैं सिर्फ दिमाग से। ये कहकर उसने ब्लैक फाइल समुंदर की तरफ उठा दी। अगर मैं हार गया तो ये सच भी मेरे साथ डूब जाएगा। वागजी की नज़र फाइल पर टिक गई, लेकिन उसने एक कदम भी पीछे नहीं लिया। सच दोबारा मिल सकता है, लेकिन तुम्हें आज नहीं जाने दूंगा। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। ठंडी हवा समुंदर से टकराकर उनके चेहरों को छू रही थी। इसी वक्त वेयरहाउस के अंदर धुआं धीरे धीरे कम होने लगा। वीइंग ने अचानक देखा, एक गार्ड चुपके से पीछे से बोवन पर हमला करने आ रहा था। बोवन, संभालो। वीइंग जोर से चिल्लाया। बोवन तुरंत मुड़ गया, लेकिन गार्ड उसके बहुत करीब पहुंच चुका था। एक पाल की भी देरी किए बिना वीइंग उस गार्ड के सामने आ गया। उसने गार्ड का हाथ जोर से धक्का दिया। गार्ड का बैलेंस बिगड़ गया। अर्जुन और कियन ने तुरंत उसे पकड़ लिया। बोवन ने हैरानी से वीइंग की तरफ देखा। सर, आप ठीक है? वीइंग ने हल्की सी मुस्कान दी। मैं ठीक हूँ, लेकिन वागजी अकेला है। मुझे उसके पास जाना होगा। बोवन ने इस बार उसे नहीं रोका। उसने सिर्फ इतना कहा, हम सब साथ चलेंगे। उधर डॉक पर वेन रोहान धीरे धीरे मुस्कुराया। उसने फाइल को और ऊपर उठाया। लैन वागजी, आज देखते हैं तुम मुझे पकड़ते हो या अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बचते हो। ये कहकर उसने फाइल को समुंदर की तरफ फेंक दिया। ब्लैक फाइल हवा में घूमती हुई सीधी पानी की तरफ गिरने लगी। उसी पाल वागजी और वेन रोहान एक साथ उसकी तरफ झपटे और अगले ही पाल दोनों समुंदर में गिर गए। ठंडे समुंदर का पानी जोर से उछल उठा। वागजी और वेन रोहान दोनों गहरे पानी में गिर चुके थे। ब्लैक फाइल लहरों के साथ धीरे धीरे दूर जा रही थी। वेन रोहान ने तुरंत फाइल की तरफ तैरना शुरू किया, लेकिन वागजी उससे भी ज्यादा तेजी से उसके पीछे बढ़ा। दोनों एक ही फाइल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। डॉक पर खड़ा रोनन गुस्से से सब देख रहा था।
उसने अपनी गन निकाली और सीधा पानी की तरफ निशाना लगा दिया। इसी वक्त बीइंग बोवन अर्जुन और कियन के साथ डॉक पर पहुंच गया। उसकी नज़र सीधा समुंदर पर गई। वागजी! उसकी चीख पूरे हार्बर में गूंज उठी। रोनिन ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही बोवन ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। गन हवा में उछलकर दूर जा गिरी। अर्जुन और कियन ने तुरंत रोनिन को घेर लिया। रोनिन ने बचने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पाल में वो पकड़ा जा चुका था। उधर समुंदर में वागजी ने आखिर फाइल पकड़ ली। जैसे ही वो ऊपर आने लगा, वेन रुओहान ने उसका पैर पकड़ लिया। दोनों फिर से पानी के अंदर चले गए। बीइंग की सांसें रुक सी गई। उसने बिना एक पाल सोचे समुंदर में छलांग लगा दी। बोवन जोर से चिल्लाया, सर! लेकिन तब तक विंग पानी में उतर चुका था। वो तेजी से वागजी की तरफ तैरने लगा। पानी के अंदर वागजी और वेन रुओहान एक दूसरे से जूझ रहे थे। बीइंग अन तक पहुंच गया। उसने पूरी ताकत से वेन रुओहान को वागजी से दूर धक्का दिया। उस एक पाल का फायदा उठाकर वागजी पानी की सतह की तरफ तैर गया। बीइंग भी उसके साथ ऊपर आ गया। दोनों ने गहरी सांस ली। वागजी ने तुरंत बीइंग को अपनी बाहों में पकड़ लिया। तुम यहाँ क्यों आए? बीइंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वागजी ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसके माथे को प्यार से छुमा। थैंक यू। इसी वक्त समुंदर के दूसरे कोने से कोस्ट गार्ड की स्पीड बोट्स नजर आने लगी। तेज सायरन की आवाज पूरे हार्बर में गूंज उठी। वेन रुओहान ने ये सब देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन चारों तरफ से बोट्स उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर पहली बार हार साफ दिखाई दे रही थी और वागजी ने समझ लिया कि सालों पुरानी ये जंग अब अपने आखिरी मोड़ पार पहुंच चुकी है। हार्बर पार कोस्ट गार्ड की स्पीड बोट्स ने पूरे एरिया को घेर लिया। हर तरफ सायरन की आवाज गूंज रही थी। वेन रुओहान ने एक आखिरी बार भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई रास्ता नहीं बचा था। कोस्ट गार्ड ऑफिसर्स ने उसे और रोनिन को गिरफ्तार कर लिया। सालों से चलता आ रहा उनका खौफ उसी रात खत्म हो गया। वागजी और बीइंग धीरे धीरे डॉक पर वापस आए। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन दोनों का हाथ अब भी एक दूसरे के हाथ में था। बोवन अर्जुन और कियन उनके पास आए। सबके चेहरे पर सुकून था। बोवन ने मुस्कुराकर कहा, कंग्रेचुलेशंस बॉस, आखिरकार ये जंग खत्म हो गई। वागजी ने सिर्फ हल्का सा सिर हिला दिया। उसकी नज़र सिर्फ बीइंग पर थी। कोस्ट गार्ड का एक ऑफिसर ब्लैक फाइल लेकर वागजी के पास आया। सर, ये फाइल समुंदर से मिल गई। वागजी ने फाइल अपने हाथ में ली। कुछ पाल तक उसे देखता रहा, फिर उसने उसे खोला। उस फाइल में उसके पिता की मौत का पूरा सच लिखा था, साथ ही असली गद्दार का नाम भी था। वागजी ने फाइल बंद कर दी। उसने गहरी सांस ली। इतने सालों से जिस सच का बोझ उसके दिल पर था, आज वो खत्म हो चुका था। बीइंग उसके पास आया। सब ठीक है, वागजी ने धीरे से मुस्कुराकर जवाब दिया। हाँ, अब सब ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास तुम हो। ये सुनकर बीइंग की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने धीरे से वागजी का हाथ पकड़ लिया और दोनों कुछ देर तक खामोशी से समुंदर को देखते रहे। कुछ महीने बाद शंघाई में लैंड ग्रुप का नया चैरिटी फाउंडेशन लॉन्च हुआ। उसका नाम था होप फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का मकसद था उन लोगों की मदद करना जिन्होंने माफिया वायलेंस में अपने अपनों को खोया था। इस प्रोजेक्ट को वागजी और बीइंग ने मिलकर शुरू किया। दोनों की तस्वीरें हर न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल पर थी, लेकिन इस बार वजह उनकी ताकत नहीं, उनकी इंसानियत थी। उसी शाम वागजी बीइंग को उस पहाड़ ही पर लेकर गया जहां से पूरा शंघाई दिखाई देता था। हल्की हवा चल रही थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। वागजी ने अपनी पॉकेट से एक छोटी सी वेलवेट बॉक्स निकाली। बीइंग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। वागजी उसके सामने खड़ा हुआ। मैंने तुमसे एक बार वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज उस वादे को हमेशा के लिए निभाना चाहता हूँ। उसने बॉक्स खोला। अंदर 2 सिंपल सिल्वर रिंग्स राखी थी। बीइंग की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। वागजी ने प्यार से उसकी उंगली में रिंग पहना दी। फिर बीइंग ने भी वागजी को रिंग पहना दी। दोनों एक दूसरे के करीब आए। वागजी ने बहुत नरमी से बीइंग को गले लगा लिया। बीइंग ने आंखें बंद करके उस पाल को महसूस किया। दोनों की धड़कनें एक ही लहजे में चल रही थी। उस शाम ना कोई डर था, ना कोई दुश्मन, ना कोई जंग,
सिर्फ 2 दिल थे जिन्होंने हर मुश्किल का सामना साथ किया और आखिरकार अपनी खुशी पाली। इसी के साथ द माफिया किंग्स ऑब्सेशन की कहानी यहीं अपने खूबसूरत हैप्पी एंडिंग तक पहुंचती है। कभी कभी सबसे अंधेरी दुनिया में भी सबसे रोशन मोहब्बत मिल ही जाती है। बाय बाय।